Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning platform. In this video lecture we are going to discuss the next paper of IBPS. So we are going to discuss the entire paper of Probationary Officer Preliminary Examination that was held in the year 2019. So 2019 के IBPS PO Pre में जो तीनों sections आए थे that is English, Reasoning and Quants उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड ये जो पेपर है ये आपको एग्जैक्ट 2019 का नहीं बट बहुत सिमिलर जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो मिलेगा. सो विल सी कि क्या क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस डुएबल होते हैं एंड किन को स्किप करना चाहिए. सो विल डिस्कस ऑल दैट वन बाय वन. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज. सो वी ऑल नो कि इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 30 मार्क्स एंड जो टाइम ड्यूरेशन है इसके अंदर वो रहता है 20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग. सो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले इस तरह का एक क्लोज टेस्ट दिया गया था जहाँ पे इन द फॉलोइंग पैसेज देर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज़ बीन नंबर्ड. दीज आर नंबर एज प्रिंटेड बिलो एंड अगेंस्ट ईच ब्लैंक 5 वर्ड्स आर सजेस्टेड. जैसे कि ये पहला ब्लैंक है, ये दूसरा है, ये थर्ड ब्लैंक है, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. एंड हर एक ब्लैंक के बाद में 5 ऑप्शन है. आपको बताना है कि उन रिस्पेक्टिव 5 ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली फिट होगा. राइट. सो ये कंप्लीट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जब भी आपको एक पैसेज दिया जाता है उसको कंप्लीट एक रीड करो, ठीक है, उसके टोन को समझो एंड देन ट्राई करो कि इसके जो ब्लैंक्स है उसके अंदर क्या आएगा. तो इट स्टार्ट विथ कि इन्वेजिव पेस्ट एंड वीड्स कैन डैश कंट्री बाय फ्लाइंग ओवर द बॉर्डर और बाय सिंपली ग्रोइंग ग्रैटिट्यूअसली. इन सच केसेस डैश देयर एंट्री इज डिफिकल्ट. However, when they land up at the airport and the dockyard in the cargoes of imported grain or with items carried by the tourist, the authority should be able to dash them out. For this reason, the countries have animal, plant and health quarantine facilities at all the trans-border entry points. Tanzania, however, seems to have let its guard dash late, especially with regards to the agricultural products which form the bulk of the import. So it is difficult to establish how the pest and the weeds are entering the country. What is dash is that there is no institutional mechanism to even probe these invasions. So the concerned ministry has not dashed a single invasion till date. ठीक है. तो यहाँ पे कंट्री के अंदर जितने भी वीड्स आते हैं, जो भी एंटर करते हैं, पेस्ट एंड वीड, उसके बारे में दिया गया है कि किस तरह से वो एंटर होते हैं. नाउ हमें वन बाय वन डिस्क्राइब करना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं वहाँ पे क्या आएगा. तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि इन्वेजिव पेस्ट एंड वीड्स कैन डैश कंट्री बाय फ्लाइंग ओवर द बॉर्डर और बाय सिंपली ग्रोइंग ग्रैटिट्यूअसली. ठीक है. तो इसके अंदर ऑप्शंस अब अगर हम देखें तो फर्स्ट ब्लैंक के अगेंस्ट में ऑप्शन है कैन रीच, कैन लीव ऑन, कैन प्रोटिट्यूट, कैन एंटर एनी एंड कैन सर्च फॉर. ना यहाँ पे बहुत बार मेंशन कर दिया गया है कि ये सब कंट्री के अंदर आ जाते हैं एंड उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है. ठीक है. सो ऑब्वियसली इसको पूरे पैसेज को पढ़ के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन फिट होगा और वो है ऑप्शन डी, एंटर एनी. ठीक है. Because invasive pests and weeds can enter any country by flying over the border or by simply growing gratuitously. In such cases, फिर यहाँ पे दिया गया है dash their entry is difficult. कैसे केस में उनकी एंट्री डिफिकल्ट है? Getting, allowing, block, detecting and checking. ठीक है. सो राइट आंसर इज चेकिंग. जब चेकिंग होती है तब उनकी एंट्री डिफिकल्ट है बिकॉज उसके अंदर तो पता चल जाएगा कि ये कंट्री के अंदर इम्पोर्ट हो रहे हैं. राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? इन्वेजिव पेस्ट एंड वीड्स कैन एंटर एनी कंट्री by flying over the border or by simply growing gratuitously. In such cases, dash their entry is difficult. In such cases, checking their entry, उस केस के अंदर उनको चेक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. However, when they land up at the airport and the dockyard in cargoes of the imported grain or with the item carried by the tourist. ठीक है. अगर वो ग्रेन के साथ मिक्स होके आते हैं या फिर जो टूरिस्ट आते हैं वो लेकर आते हैं, then the authority should be able to dash them out. तो इन केसेस में जब वो वाया एयरपोर्ट आ रहे हैं तब तो चेक करना डिफिकल्ट है, लेकिन जब वो टूरिस्ट के थ्रू या फिर ग्रेन के अंदर आ रहे हैं तो इन सच केसेस डैश एबल टू. तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? हाइड, वीड, ग्रो, कल्टिवेट एंड फिल्टर्ड. तो क्या राइट आंसर आएगा? द अथॉरिटी शुड बी एबल टू वीड देम आउट. नाउ यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है वीड देम आउट. उसका मतलब होता है कंप्लीटली रिमूव कर देना. ठीक है. जो भी वहाँ पे है उसको पूरा के पूरा हटा देना, कंप्लीटली रिमूव करना. सो यहाँ जो राइट ऑप्शन आएगा, कंप्लीटली हाइड देम आउट नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली वीड देम आउट. ग्रो नहीं करना है, कल्टिवेट नहीं करना है, फिल्टर नहीं करना है. दैट इज यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहता है कि जब ये जितने भी पेस्ट एंड वीड्स है ये वाया टूरिस्ट आते हैं या फिर ग्रेन के साथ मिक्स आते हैं तो उस टाइम उनको वीड देम आउट कर देना चाहिए, यानी कि उस टाइम उनको कंप्लीटली रिमूव कर देना चाहिए. For this reason, the countries have animal, plant and the health quarantine facilities at all the trans-border entry point. Tanzania, however, seem to let its guard dash late. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला गया? तंजानिया के जो गार्ड है वो डैश लेट है.
फोर के अलॉन्ग क्या ऑप्शन है, क्लोज्ड ऑफ लेट, डाउन ऑफ लेट, लूज लेट, अप अ बिट लेट एंड दो लेट, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनके अंदर से राइट ऑप्शन क्या आएगा, हाउएवर तंजानिया लेट इट्स गार्ड डाउन ऑफ लेट, ठीक है, ये हम लोग यूज करेंगे। डाउन ऑफ का मतलब होता है लेस विजिलेंट है, कम ध्यान रखते हैं, ठीक है, लेस अटेंटिव है। तो यहाँ पे देखो तंजानिया हाउएवर सीम टू हैव लेट इट्स गार्ड डाउन ऑफ, यहाँ पे आएगा डाउन ऑफ लेट स्पेशली विथ रिगार्ड टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विच फॉर्म द बल्क ऑफ इम्पोर्ट, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर पाते हैं। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश हाउ द पेस्ट एंड द वीड्स आर एंटरिंग द कंट्री। तो उस केस के अंदर बहुत डिफिकल्ट है ये पता करना कि वो कैसे एंटर होते हैं। व्हाट इज डैश इज दैट देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश। तो अब क्या आएगा, अगर डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश है तो ईजी क्या है, तो फिफ्थ ऑप्शन में दिए गए हैं इट इज़ अकाउंटेबल, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, इट इज़ इनएक्सप्लिकेबल। तो इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या फिर अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज इनएक्सप्लिकेबल इज दैट देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू इवन प्रोब दीज इन्वेशन। However, the concerned ministry has not dash a single invasion till date. So the concerned ministry has not, right answer आएगा investigated, ठीक है, followed up नहीं, recruited, accused, entertained नहीं, have not investigated even a single invasion till date. तो इस तरह से आपको क्लोज टेस्ट जो दिया जाएगा उसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड आपको बताना है कि इसके अंदर एरर किस पार्ट में है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सेवरल न्यू बिजनेस have come up recently due to the various schemes introduced by the government. Now यहाँ पे देखो यूज किया है several, मतलब एक से तो ज़्यादा ही होंगे, several new and यहाँ लिखा गया है business। तो फर्स्ट में ही रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे जो राइट टर्म आएगी वो क्या होगा, businesses। several की बात की गई है तो हम एक को रेफर नहीं करेंगे। सो एरर फर्स्ट पार्ट में है, क्या एरर है कि businesses आएगा, प्लूरल फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। So the correct statement would be several new businesses have came up recently due to the various scheme introduced by the government. इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया गया है इफ देर इज समथिंग यू वॉन्ट टू अकम्प्लिश देन सिंपली मेक अ डिसीजन एंड डू इट रादर देन वेटिंग फॉर द राइट टाइम। स्टेटमेंट में मेंशन है दैट इफ देर इज समथिंग यू वॉन्ट टू अकम्प्लिश देन सिंपली मेक अ डिसीजन एंड डू इट। सी यहाँ पे किया गया है डू इट, तो डू इट के साथ आएगा रादर देन वेट इट, ठीक है, रादर देन यहाँ पे यूज किया है तो वेटिंग फॉर द राइट टाइम नहीं, रादर देन वेट फॉर द राइट टाइम होगा। वर्ब नहीं यूज करके हम लोग यहाँ पे वेट यूज करेंगे। सो जो एरर है वो फोर्थ पार्ट के अंदर है। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है दैट एक्सपर्ट्स सजेस्ट दैट मेकिंग वर्क रिवॉर्डिंग मे मीन रीथिंकिंग द वे कंपनी आर, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं एंड इसमें बोला गया है एक्सपर्ट्स सजेस्ट दैट मेकिंग द वर्क रिवॉर्डिंग, अगर काम को रिवॉर्डिंग बनाना चाहते हो, मे मीन रीथिंकिंग द वे कंपनीज आर, अगर काम को रिवॉर्डिंग बनाना है तो जैसा कंपनी सोच रही है उस पर रीथिंक करना पड़ेगा। सो एरर आएगा फोर्थ पार्ट में, कंपनी नहीं कंपनीज आर, प्लूरल की बात हो रही है, इज नहीं लिखा है तो कंपनीज आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 10th दे रखा है साइकोलॉजिस्ट हैज डन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द वेरियस स्ट्रैटेजीज फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है। नाउ साइकोलॉजिस्ट हैज डन अ, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड उसके बाद दिया गया है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉर द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो अभी काम किया है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ हैज नहीं आएगा, यहाँ पे हैव यूज होगा, ठीक है, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट शुड बी अकम्पनीड बाय द प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, हैज नहीं हैव आएगा। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है तो साइकोलॉजिस्ट हैज डन नहीं होगा, हैव यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो हैव यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सेटिस्फाई करेगा, तो इस केस में एरर है फर्स्ट पार्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट दिया गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड बताना है कहाँ पे एरर है। सो 11th पार्ट में है वी ऑल हैव द एबिलिटी टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट बट ओनली इफ वी डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी वांट टू अकम्प्लिशिंग, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट। सो सी वी ऑल हैव द एबिलिटी टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ही लिखा है, यहाँ पे सिर्फ डिसाइड ही लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ अकम्प्लिश ही आएगा, अकम्प्लिशिंग नहीं आएगा। सो एरर है फोर्थ पार्ट में। तो राइट सेंटेंस क्या होगा, वी ऑल हैव द एबिलिटी टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट बट ओनली इफ वी डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी वांट टू अकम्प्लिश, राइट। उसके बाद 12th पार्ट है जस्ट अराउंड द 2 decades ago few imagine that the robust data messaging voice and video connection could be established with such ease, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या दिया है, जस्ट अराउंड द 2 decades ago few imagine,
ठीक है, कोई आपको यहाँ पे पास्ट डिस्क्राइब नहीं किया है, जस्ट अराउंड द फ्यू 2 decades अगो, मतलब बात हो रही है अराउंड 20 साल पहले की. सो जस्ट अराउंड द 2 decades अगो फ्यू यहाँ पे यूज होगा मॉडल कुड. ठीक है, फ्यू कुड इमेजिन दैट द रॉबस्ट डेटा, मैसेजिंग, वॉइस, वीडियो कनेक्शंस कुड बी इस्टेब्लिश, बिकॉज यहाँ पे भी कुड यूज किया है तो इसलिए यहाँ पे भी कुड यूज होगा. सो इसलिए इसके अंदर जो एरर है वो किस पार्ट में आ जाएगी, सेकेंड पार्ट के अंदर. ठीक है, देन नेक्स्ट दे रखा है 13 to 19. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. सर्टेन वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड टू हेल्प यू व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन. देयर वाज समथिंग, यहाँ से शुरू हो रहा है. ठीक है, there was something pathetic about the minister's wishful thinking as he addressed the media and talked about the vision of 5G mobile generation for the country X. तो मिनिस्टर पब्लिक को गैदर करता है एंड वहाँ पे एड्रेस करता है अबाउट द 5G मोबाइल जनरेशन. He said that his vision for the 5G for the country was not just a rollout of services but the creation of intellectual property in the country and the patents in the 5G technology. This may be possible in a couple of decades, but right now we might as well be crying for the moon. While the companies around the world, notably the Chinese, have secured thousands of patents in this revolutionary technology that will provide the platform for investing a host for the new product, technology and services, the companies in the country X are yet to start the field trial for the 5G spectrum, for which the permission was granted just recently. Equipment for these trials, needless to say, will be provided for the foreign vendors. Most people assume that 5G will provide the faster speed than 4G, which will bypass the hinterland and works only patchily in the urban area, but that would be a gross simplification. तो यहाँ पे ऑथर 5G के एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहा है, तो उसके ऊपर ये कंप्लीट पैसेज बेस्ड है. नाउ ये पैसेज थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सिंस इस पैसेज को डिस्क्राइब करने से पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन में दिया गया है कि डायर स्ट्राइट्स का क्या मतलब होता है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज. उसके बाद दिया गया है कि बट दैट वुड बी अ ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन, इस लाइन का क्या मतलब होता है. फिर व्हाट इज द रीजन कंट्री एक्स हैज नॉट मेड एनी ग्रेट स्ट्राइट इन 5G टेक्नोलॉजी. फिर दिया गया है पैचली का ऑपोजिट बताना है. उसके बाद इनमें से कौन सा ट्रू है, एंड लास्ट इज कि आपको बताना है एक ब्लैंक गिवन है, वहाँ पे क्या आएगा. ठीक है, नाउ हम इसको कंटिन्यू करते हैं. फिर दिया गया है अ ग्लोबल 5G नेटवर्क विल यूनिफाई द मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कनेक्ट द पीपल एंड डिवाइसेज. तो एक ऐसा 5G नेटवर्क आएगा जो लोगों को और डिवाइस को कनेक्ट करके रखेगा टू एवरीथिंग थ्रू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. Given that 3G and 4G patent holders have controlled the use of mobile technology in the smartphone industry, those who own the intellectual property, primarily the standard essential patent, will become the market leader in the technology that will reshape the future. So country X has sent the mission to the moon, but in the area where the technology prowess matters the most, the country is lost in a black hole. Not a single telecom firm in the country is in the list of 303 deployment of the 5G technology worldwide. This industry list has 20 operators in 294 locations. Worse, although the domestic firms are expected to start their 3-month-long trials shortly, it is worth remembering that the industry in the dire strait with huge debt and has indicated that it would be in no position to bid for the 5G spectrum. तो कोई भी country 5G spectrum के लिए नहीं bid कर सकती. Nor does the country X have the kind of resources that the China is investing in the 5G, apart from the sharp research effort on it. So no wonder the Chinese firm has commanded the lion's share of the patent among the clutch of the global firm that has owned IP in 5G. Star performer Huawei dashed to surge ahead of the revenue, soaring by 23%. So country X has to decide if Huawei is a security threat or not. Can country X ever catch up? Field trials are just the starting point. It merely allows the operator and the equipment to make proof the network that has redesigned in the laboratory actually works in practice. So then there is a long haul to commercial rollout. As the country X obsess about the technology expertise in the mythical past, the future is looking decidedly dim. तो country X कितना लैग कर रही है एंड चाइना कितना प्रोसीड कर रही है एंड क्या 5G है, वो सब इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है. Now we'll answer some of the given questions. सबसे पहले पूछा गया है which of the following carries a similar meaning to the dire strait. बहुत जगह बोला है कि कंपनी X जो है वो dire strait पे है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन किया that it is worth remembering that the industry is in the dire strait with the huge debt. ठीक है, तो dire strait का क्या मतलब होता है, lack of employ नहीं, investigating elsewhere no, financially stable no, facing a paucity of researchers नहीं. डायर स्ट्राइट का मतलब होता है एक डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे स्टक हो चुके हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज.
5G कनेक्टिविटी विल इम्प्रूव द कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया, नहीं है तो गलत है. कंट्री एक्स लेग बिहाइंड द अदर कंट्री इन एवरी फील्ड, नहीं, सब फील्ड में नहीं कर रही है, सिर्फ 5G के फील्ड में कर रही है. फिर दिया गया है मेनी कंपनीज ऑफ कंट्री एक्स फीचर इन द लिस्ट ऑफ कंपनी होल्डिंग 5G पेटेंट्स, नहीं. फिर दिया है द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एक्स हैज यूजली इन्वेस्टेड, नहीं इन्वेस्ट कर पाए, तो ये भी गलत हो जाएगा. सो राइट आंसर विल बी सी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू. उसके बाद है व्हाट डज द ऑथर इंडीड टू कन्वे फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ द पैसेज बट दैट वुड बी अ ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन. इसके थ्रू ऑथर क्या कहना चाहता है? सो आपको इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको ये जो ब्लैंक है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. सो अगर आप पैसेज का एक गुड रीडिंग करते हैं तो आपको इसका मीनिंग पता चलेगा. दैट वुड बी अ ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है? 5G टेक्नोलॉजी इज लॉट मोर देन जस्ट द इम्प्रूव स्पीड एंड कनेक्टिविटी, ठीक है. ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन का यही मतलब है कि जो 3G एंड 4G प्रोवाइड कर रहे थे, दैट इज जो स्पीड एंड कनेक्टिविटी दे रहे थे, उससे भी कई ज़्यादा बेनिफिट है 5G टेक्नोलॉजी के. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द रीजन दैट द कंट्री एक्स हैज़ नॉट मेड ग्रेट स्ट्राइड विद इन 5G टेक्नोलॉजी. तो क्या रीज़न होंगे? सबसे पहले द टेलीकॉम कंपनीज ऑफ द कंपनी एक्स आर इन बैड शेप, ये दिया गया है. द स्लो पेस ऑफ द रिसर्च इन द फील्ड, ये भी दिया गया है. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, नहीं, इसको नहीं डिफाइन किया है. सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी. दैट इज जो टेलीकॉम कंपनीज है वो फाइनेंशियली अभी बैड सिचुएशन में, एंड ऑल्सो जो रिसर्च करी गई है वो बहुत ही स्लो पेस पे है, इसलिए हम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए. फिर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ पैचली, ठीक है. पैचली के ऑपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पे पैच होना मतलब ऐसे इस तरह से बीच बीच में ब्रेक्ड होना या डिस्टर्ब्ड होना या टूटा हुआ होना, ठीक है. तो डेकोरेटिवली नहीं हो सकता, नॉइसली नहीं हो सकता, कंसिस्टेंटली मतलब एक पेस पे करना, एंड पैच होना मतलब ब्रेक में काम करना. सो जो सी है वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है. उसके बाद 18 दिया गया है द ऑथर ऑफ द पैसेज इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ऑथर किसके साथ एग्री करता है? द फ्यूचर ऑफ द 5G इन कंट्री एक्स इज ब्लीक, ये एकदम ट्रू है. चाइना इज ह्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड शेप, नहीं, चाइना इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. गेटिंग 5G टेक्नोलॉजी पेटेंट इज अ टीडियस टास्क, नहीं, टीडियस टास्क भी नहीं है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ओनली ए, ठीक है. सिर्फ जो ऑथर है वो चाहता है कि जो कंट्री एक्स है वो भी 5G में अपना फ्यूचर सिक्योर करे, जो कि अभी ब्लीक है, ठीक है. तो वो यहाँ पे मेंशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी देयर इन द फिल इन द ब्लैंक. तो ऑथर में यहाँ पे पैसेज में एक ब्लैंक दिया गया है, ठीक है. दैट इट्स स्टार परफॉर्मेंस वाई डैश टू अर्ज अहेड विथ रेवेन्यूज. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? सी, रिसाइड टू go on and continues to earn with the revenues will be the right answer, ठीक है. So the next question is 4 words are printed in the bold and are numbered as 1, 2, 3, 4. Of the possible position of 2 of these words may be incorrect and need to be exchanged to make the sentence correct. You have to find the 2 words which need to be exchanged. तो इसके अंदर आपको एक सेंटेंस दिया है जिसके अंदर बोल्ड में यहाँ पे वर्ड्स दिए गए. कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको एक्सचेंज करने पे ये जो सेंटेंस है वो करेक्टली फॉर्म होगा. तो आपको बताना है कि कौन से वर्ड्स एक्सचेंज करेंगे. ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे दिया है टू कैरी द इलिसिट सेल ऑफ द लिक्विड इन द एरियाज अंडर लिमिट द अथॉरिटीज हैव लेड डाउन अ प्रोहिबिशन ऑन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल वन कैन रिस्ट्रिक्ट, ठीक है. ऑप्शंस देख लेते हैं. 1 के साथ एक्सचेंज में ऑप्शन है 4. सो टू कैरी द इलिसिट सेल नहीं होगा, टू रेस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ लिक्विड होगा, ठीक है, जो शराब दारू अगर होती है. सो टू रेस्ट्रिक्ट द इलिसिट सेल ऑफ लिक्विड इन द एरियाज अंडर लिमिट नहीं, इन द एरियाज अंडर प्रोहिबिशन आएगा. सो द अथॉरिटीज हैव लेड डाउन अ लिमिट, दैट इज 2 3 के साथ एक्सचेंज होगा एंड 1 4 के साथ एक्सचेंज होगा. उसके बाद आप इसको चेक करके देखो. दैट इज टू रेस्ट्रिक्ट द इलिसिट सेल ऑफ लिक्विड इन द एरियाज अंडर प्रोहिबिशन द अथॉरिटीज हैव लेड डाउन a limit on the amount of alcohol one can carry. तो जब हम ये वाला एक्सचेंज करेंगे तो ये करेक्ट सेंटेंस फॉर्म होगा. ओके, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज आर इल टू गो टू द वर्क डिस्पाइट बीइंग टू obliged, स्पेशली इन अ ले ऑफ वेयर द इंस्टेंसेस ऑफ सिनेरियो आर ऑन अ राइज, ठीक है. तो यहाँ पे क्या दिया गया है? एम्प्लॉयज आर इल टू गो टू द वर्क. नाउ ऑप्शंस क्या है? 1 को एक्सचेंज करो 2 के साथ. सो एम्प्लॉयज आर obliged, दिस इज द राइट वन, ठीक है. एम्प्लॉयज जो है वो obliged है टू गो टू द वर्क डिस्पाइट बीइंग टू इल, इतने बीमार होने के बाद भी. सो डिस्पाइट बीइंग टू इल एम्प्लॉयज आर obliged टू गो टू द वर्क. एंड उसके बाद दिया है स्पेशली इन अ ले ऑफ. अब ले ऑफ की जगह अगर हम इसको एक्सचेंज करें 4 के साथ, दैट इज स्पेशली इन अ सिनेरियो वेयर द इंस्टेंसेस ऑफ ले आउट आर ऑन अ राइज.
तो ये करेक्ट सेंटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, 1 को अगर 2 के साथ एक्सचेंज करें एंड 3 को अगर 4 के साथ. नाउ चेक, एम्प्लॉयज आर ऑब्लाइज्ड टू गो टू द वर्क डिस्पाइट बीइंग टू इल, स्पेशली इन अ सिनेरियो वेयर द इंस्टेंसेस ऑफ लेआउट आर ऑन अ राइज. सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट दिया गया है, कोरल्स आर प्रोन टू द टेम्परेचर चेंजेस विच अफेक्ट देयर स्ट्रक्चर मेकिंग देम सेंसिटिव टू डिजीज इवन डेथ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोरल्स आर डैश टू टेम्परेचर चेंजेस. ऑप्शन है प्रोन. अब 1 को एक्सचेंज किया गया है 3 के साथ एंड 4 के साथ. 3 है कोरल्स आर मेकिंग, तो नहीं होगा. 1 को 4 के साथ करके देखो, कोरल्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस विच अफेक्ट देयर स्ट्रक्चर मेकिंग देम प्रोन टू डिजीज एंड इवन डेथ. ठीक है, तो 1 will exchange with 4 make the correct sentence. तो 1 and 4 will be the right option. Alright. इसके बाद दिया गया है, a preliminary diet by the team of the scientist explain how restricted report affect the molecular mechanism. ठीक है, now यहाँ पे options देखो क्या क्या है. सबसे पहले यहाँ दिया है a preliminary diet. अब 1 को exchange करो 2 के साथ, a preliminary explain तो नहीं होगा. 1 को exchange करो 3 के साथ, a preliminary report by the team of scientists. तो ये बैठ रहा है, ठीक है. A preliminary report by the team of scientists explain how restricted diet affect the molecular mechanism. So option C will be the right answer. इसके बाद दिया गया है, in the given question a statement with a blank has been given followed by the 3 word out of which more than one can complete the sentence grammatically and contextually. तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए. अब इस ब्लैंक के अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्ड भी आ सकते हैं, तो आपको बताना है कि इस केस के अंदर राइट आंसर कौन सा होगा. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, द मिनिस्टर वॉज डैश बाय द अथॉरिटीज फॉर नॉट पेइंग द टैक्सेस. परस्यूड, दोनों का एक ही मतलब होता है. ठीक है, किसी को हम परस्यू करते हैं, परस्यू मतलब टू गो आफ्टर समथिंग. ठीक है, तो द मिनिस्टर्स वर हाउंडेड और परस्यूड दोनों ठीक होंगे. द मिनिस्टर वॉज मूव्ड बाय द अथॉरिटीज कुछ नहीं सेंस होगा. So the minister was pursued or the minister was hounded by the authorities for not paying the taxes. So 1 and 3 जो है वो इसके अंदर right answer होगा. इसके बाद next दिया गया है, the family barely dashed the rigors of the summer but the winter will present for the worst problem. अब यहाँ पे क्या क्या options है, the family barely relished, survived and endured. ठीक है, ये options दिए गए. relish का मतलब होता है to enjoy करना, ठीक है, cherish करना. तो the family barely enjoy तो नहीं, ये तो नहीं आएगा. इसके बाद आएगा, द फैमिली बेयरली सर्वाइव्ड या एंड्योर्ड द रिग्रेस ऑफ द समर बट द विंटर विल प्रेजेंट फार वर्स प्रॉब्लम. तो जैसे तैसे समर तो निकल गई बट विंटर में और वर्स प्रॉब्लम आएगी. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, बोथ 2 and 3, दैट इज सर्वाइव्ड एंड एंड्योर्ड. इसके बाद दिया गया है, टबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग हैज बीन डैश अ हेल्थ केयर चैलेंज इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, टबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग हैज बीन अ सीरियस, ये हो सकता है. अ सिंसियर हेल्थ केयर प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, अ सेल्डम भी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो टोबैको च्यूइंग यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 1. राइट. फिर दिया गया है, फार्मर्स इन द नॉर्थ इंडिया नॉट ओनली कैन हेल्प टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन बट ऑल्सो इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर सॉइल. तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है एंड आपको बताना है कि इसके अंदर करेक्ट कौन सा होगा. ठीक है, सो क्या है, फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया नॉट ओनली कैन हेल्प, ये इसकी जगह यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा ये आपको बताना है. तो फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया ओनली कैन नॉट हेल्प नहीं होगा, फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया कैन नॉट ओनली हेल्प, ये एकदम राइट है. फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया कैन नॉट ओनली हेल्प रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन बट ऑल्सो. सो कैन नॉट एंड बट ऑल्सो ये हमेशा साथ में आते हैं. सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. फिर दिया गया है, द फूड रेगुलेटर आर फेसिंग अ बैरेज ऑफ क्रिटिसिज्म एवर सिंस इट टुक अ डिसीजन ओवर मेकिंग अ फूड फोर्टिफिकेशन इलीगल. ठीक है, सो द फूड रेगुलेटर आर फेसिंग अ बैरेज ऑफ, तो इसकी जगह करेक्ट ऑप्शन क्या क्या आएंगे, सी, द फूड रेगुलेटर हैड बीन फेसिंग नहीं होगा. ठीक है, द फूड रेगुलेटर हैव बीन भी नहीं आएगा, इज की बात नहीं हो रही है सिंस एक ही कंपनी की बात हो रही है. ठीक है, सो द फूड रेगुलेटर एंड पास्ट की बात हो रही है, एवर सिंस इट टुक अ डिसीजन, पास्ट की बात हो रही है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो होगा, द फूड रेगुलेटर हैज़ बीन फेसिंग अ बैरेज ऑफ क्रिटिसिज्म एवर सिंस इट टुक द डिसीजन ओवर मेकिंग फूड फोर्टिफिकेशन इलीगल. तो हैज़ बीन क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर यूज कर रहे हैं एंड हम पास्ट की बात कर रहे हैं. ओके, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है,
The sesame seed may seem like an unlikely representation for the trace the history of the global food trade, but it is most apt one. ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? सी, द sesame seed may seem like an unlikely, इसकी जगह क्या आएगा? रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रेस द हिस्ट्री. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव टू ट्रेसिंग ये यहाँ पे नहीं होगा. नेक्स्ट ऑप्शन है द sesame seed may seem like an unlikely representative टू ट्रेस होगा, फॉर ट्रेस नहीं, टू ट्रेस होगा. बाकी सब करेक्ट है. द sesame seed may seem unlikely representative होगा, unlikely representative to trace the history of the global food trade, but it is the most apt one. So जो ऑप्शन बी है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. एंड इसके बाद दिया गया है फूड with its notions of purity and impurity has and still continues to be bone of contention among people from various caste. तो इसकी जगह क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? So food with notions of purity and impurity has still continued to be the bone of contention between the people, among the people, content among people of, इन सब की जगह right option क्या आएगा? So food with its notions of purity and impurity has still continues to be a bone of contention. अब सब लोगों की बात हो रही है तो among people, contention among people from the various caste. So this is right. Between हम कब यूज करते हैं? जब दो लोगों की बात करते हैं. तो ये वाला एंड ये वाला नहीं यूज होगा. एंड कंटिन्यूअस नहीं आएगा, कंटेंट भी नहीं आएगा. सो द राइट ऑप्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, दैट इज फूड विथ इट्स नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी हैज एंड स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग पीपल. ठीक है, तो ये जो है वो राइट आंसर है. सो द ऑप्शन विल बी ई, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड. सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन एंड ईजी ही रहा था इंग्लिश का पेपर. सो मेक श्योर कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जो ओवरऑल कट ऑफ होती है उसका गेम चेंज कर सकता है, राइट? बिकॉज मैथ्स एंड रीजनिंग आप कितना करके आते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या एक्यूरेसी रहती है. सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ इंक्रीज होगी एंड आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा. Now the next section is of quantitative aptitude. So you all know कि इसके अंदर 35 questions होते हैं for 35 marks and जो time duration है वो total 20 minutes का आपको sectional time मिलता है. ठीक है, so we'll discuss all the 35 questions in the quant. सबसे पहले यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन दिया गया है. सीरीज़ है 48, 60, 63, 52, 67. नेक्स्ट डैश एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर. ठीक है, 67 के बाद क्या आएगा एंड 71 इज गिवन. सो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, अगर यहाँ आप डिफरेंस लोगे सो ये कुछ 15 का डिफरेंस है, ये 9 का है, तो ये डिफरेंस की कुछ सीरीज़ नहीं बनेगी. बट अगर आप इसके अंदर अगर ऑल्टरनेट देखोगे सो दिस इज़ व्हाट +4 हो रहा है. यहाँ से यहाँ भी अगर आप जाओगे तो दिस इज़ व्हाट 63 से 67, अगेन यहाँ पे +4 हो रहा है. फिर 67 से 71 +4 हो रहा है. सो डायरेक्टली यहाँ पे 52 से +4 करोगे सो ये 56 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर आएगा. ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 17, फिर है 29, 53, 101 एंड 197. ठीक है, तो 17 फिर आया 29, 53, 101 एंड 197. तो यहाँ पे क्या हो रहा है 17, 29 का ऑलमोस्ट डबल है, फिर 53 का डबल होता है 106 माइनस यहाँ पे 5 हो रहा है. ठीक है, सो ये क्या हो रहा है इंटू 2 - 5. 17 2 34 होता है -5. सिमिलरली इंटू 2 - 5 यहाँ भी हो रहा है इंटू 2 - 5. आपको नंबर फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट 197 के बाद क्या आएगा? सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस विल बी इंटू 2, दैट इज 14, 19 एंड 394 - 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 389. सो ऑप्शन ई जो है वो इसके अंदर राइट आंसर आएगा. ऑलराइट, फिर आपको दे रखा है नेक्स्ट नंबर 15 है 24, 52, 117. यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर एंड देन 460. तो कैसे सॉल्व करोगे? 15 आ रहा है, फिर 24, फिर 52, फिर 117 एंड ठीक है, अगर आप इसमें डिफरेंस लेते हो तो ये 9 का आएगा. यहाँ पे अगर आप डिफरेंस लोगे तो 28 का आएगा. यहाँ लोगे तो 565 का डिफरेंस होगा. तो यहाँ से आपको कुछ नहीं पता चल रहा है. एक बार और डिफरेंस ले लो, डबल डिफरेंस. तो 9 सी, ये 9 है, ये 27 है. ओके, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो 9 क्या है, दिस इज व्हाट 2 क्यूब + 1. 27 क्या आ रहा है 3 क्यूब + 1. ये क्या हो रहा है 4 क्यूब + 1. ठीक है, सो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए यहाँ पे 5 क्यूब + 1. 5 क्यूब होता है 125 + 1 होगा 126. तो अगर आप 126 में 117 ऐड कर लोगे सो दिस विल बी 13, 4, 243 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आएगा. ओके, फिर दे रखा है 16, 21, 31, 45, 62 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर. ठीक है, सो कैसे सॉल्व करोगे इसको? 16 है 21, 31, ये डिफरेंस आ रहा है 5 का, यहाँ पे आ रहा है 10 का, ये डिफरेंस आ रहा है 14 का, दिस इज 17.
कुछ पैटर्न ही बन रहा है, एक बार और डिफरेंस ले लो. दिस इज़ ऑफ 5, दिस इज़ ऑफ 4, दिस इज़ ऑफ 3. ओके, तो अब जो डिफरेंस आएगा वो 2 का, दैट इज़ यहाँ पे 2 ऐड करेंगे सो 19, एंड 62 में अगर 19 ऐड करेंगे सो दिस विल बी 81. सो द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी ए, 81. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6, फिर आ रहा है 11, 27, 86 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर. 6 के बाद आया 11 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, 22 प्लस 5. नहीं, ये नहीं हो रहा है. अगर हम इसको ऑल सॉल्व करें तो ये इंटू 1 प्लस 5 लिख सकते हैं इसको. सिमिलरली इसको इंटू 2 प्लस 5 लिख सकते हैं. ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, यहाँ पे 27 आया. 27 इंटू 3 अगर हम लोग करें सो दिस विल बी व्हाट, 21 एंड 81 प्लस 5. हाँ, ये इंटू 3 प्लस 5 होगा. सो द नेक्स्ट नंबर विल बी इंटू 4 प्लस 5. तो 86 इंटू 4 करेंगे सो दिस विल बी 32, 344 प्लस 5. तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 349. ऑलराइट, फिर यहाँ पे दे रखा है 5, 14, 78, 103, 319 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर. तो क्या पैटर्न होगा? सी 5 एंड 14 डिफरेंस आ रहा है 9 का, यहाँ पे आ रहा है 868 का डिफरेंस, फिर 64 का डिफरेंस. फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 25 का डिफरेंस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 216 का. ओके, सो ये क्या है? ये है 3 स्क्वायर, यहाँ पे ये है 4 क्यूब, ये आ रहा है 5 स्क्वायर, ये है 6 क्यूब. तो जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो 7 स्क्वायर आना चाहिए, दैट इज़ 49 का. एंड 319 में 49 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा. 368 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर आएगा. ठीक है, तो जो नंबर सीरीज़ है वो अगर आपको इतना क्विकली गेस करना है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि आपको देख के आइडिया आए कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है या ऑल्टरनेट सीरीज़ है या प्राइम नंबर सीरीज़ है. तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन नंबर सीरीज़. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डी आई में से दिया गया है. नाउ सी, यहाँ पे आपको एक डेटा इंटरप्रिटेशन गिवन है जिसके अंदर बार ग्राफ दिया गया है. नाउ द गिवन बार ग्राफ डिपिक्ट द नंबर ऑफ पिलोज दैट आर सोल्ड बाय द 2 स्टोर. ए स्टोर एंड बी स्टोर, 2 स्टोर हैं, उन्होंने टोटल पिलो सोल्ड किए इन द रिस्पेक्टिव मंथ्स एंड उसका डेटा यहाँ पे गिवन है. अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय द स्टोर ए इन जून एंड जुलाई टुगेदर. सो जून के अंदर टोटल नंबर ऑफ पिलोज जो सोल्ड हुए वो है 360 एंड जुलाई के अंदर जो सोल्ड हुए वो लिखे हुए भी हैं 280. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, 640. एंड हमको इसका रेशियो निकालना है दैट सोल्ड बाय द बी इन मे एंड जून टुगेदर. तो बी है ऑरेंज वाला, तो मे में हुए 270 एंड यहाँ पे हो गए 170. सो इट्स 270 एंड 170, सो इट्स 440. ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या आएगी 32:22 या फिर 16:11 का यहाँ पे रेशियो मिलेगा. सो ई विल बी द राइट आंसर. इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है द टोटल नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय द स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन अगस्त. अगस्त अभी मेंशन नहीं है, बट जो टोटल नंबर ऑफ पिलोज होंगे जो ए एंड बी टुगेदर सोल्ड करेगा अगस्त में इज 230 मोर देन दैट सोल्ड इन मे. मे से 230 ज़्यादा होंगे. तो देखो, पहली बात तो मे में कितने सोल्ड किए 190 एंड 270. सो ये हो जाएंगे 16, दैट इज़ 460. नाउ 460 से 230 ज़्यादा होंगे, सो ये बन जाएंगे 690. देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन दी अगस्त. बस वही निकालना था. सो द राइट आंसर इज 690. इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय ए इन फेब्रवरी एंड मार्च. पहले तो दे नहीं रखा है, बट जो ए सोल्ड करता है फेब्रवरी एंड मार्च के अंदर वो यहाँ पे रेशियो गिवन है 11:7 का. एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पिलो दैट इज सोल्ड बाय द स्टोर बी इन फेब्रवरी एंड अप्रैल. नेक्स्ट रेशियो दे रखा है Feb:April का, वो वैल्यू यहाँ पे गिवन है 9/13. सो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय ए एंड बी इन फेब्रवरी. तो ए एंड बी टोटल फेब्रवरी में कितने सोल्ड करता है वो हमें बताना है. तो अगर हम लोग स्टोर ए का मार्च देखें तो वो कर रहा है 280, दैट इज 7 की वैल्यू है 280. तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 40, तो 11 की कितनी वैल्यू आ जाएगी ए के अंदर 440. अब इसी तरह हमें अप्रैल का पता है, पर अप्रैल निकालना है बी के लिए. ठीक है, तो फेब्रवरी एंड अप्रैल ऑफ बी. तो अगर हम लोग बी देखें तो यहाँ पे ये रेशियो कितना गिवन है 390. ठीक है, तो 13 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 390, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30. तो 9 की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो वो आ जाएगी 270. अब हमें सम निकालना है या डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस निकालना है. सो 440 माइनस 270 जो है वो हमारा आंसर होगा, दैट इज़ 170. ये राइट आंसर होगा. ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय द स्टोर ए फ्रॉम अप्रैल टू जून. स्टोर ए में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा अप्रैल से लेके जून तक के अंदर.
तो देखो 220 है एंड ये कितना दे रखा है 360, तो 360 माइनस 220 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 वैल्यू आ रही है। सो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ 140 का, एंड कहाँ से इंक्रीमेंट हुआ 220 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, दैट इज 700 बाई 11। सो 11 6 66 आएगा, यहाँ पे 40 बचेगा। सो 11 3 33 एंड 7 बाई 11 63 7 बाई 11 इसके अंदर राइट आंसर आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय द स्टोर बी इन मार्च अप्रैल एंड जून। तो मार्च के अंदर कितना सोल्ड हो रहा है 310, फिर अप्रैल के अंदर कितना हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 390 एंड जून, सो दिस इज द जून दैट इज 170। मार्च अप्रैल एंड जून, इसको ऐड कर दो सिंपली, ये क्या हो जाएगा 10 and 7 is 17 एंड दिस इज व्हाट 6 and 6 हाँ 7 870 आ जाएगा। डिवाइड बाय हमें 3 करना है बिकॉज हमको एवरेज निकालना है। सो दिस वैल्यू विल बी 2 27 9 290। सो ऑप्शन ई विल बी दी राइट आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय द स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन दिसंबर इज 15% लेस देन दैट ऑफ जुलाई। तो जुलाई के अंदर से 15% लेस है, देन टोटल कितने होंगे। तो देखो पहली बात तो जुलाई के अंदर जो टोटल सोल्ड आउट हो रहे हैं वो वैल्यू कितनी दे रखी है। अगर मान लो एक दिसंबर है और एक जुलाई है, तो यहाँ पे क्या बोला है 15% लेस होंगे जुलाई के अंदर। 15% का पहली बात तो क्या मतलब होता है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या आती है 5 3/50, ठीक है। 15% लेस मतलब 3/50। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन दिसंबर, यहाँ पे दिया है इज 15% लेस देन दैट इन जुलाई। 15% लेस है मतलब ये क्या हो जाएगा 3/20। मान लो कि ये दिसंबर है, ये जुलाई है, तो दिसंबर में जो सोल्ड हुए वो लेस है, दैट इज 20 - 3 करेंगे तो ये 17 होंगे। दैट इज अगर जुलाई में 27 सोल्ड आउट हुए हैं तो दिसंबर में लेस होंगे तो वो 17 हो जाएंगे। नाउ जुलाई की वैल्यू हमको पता है 520, तो अगर 20 की वैल्यू 520 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 26, एंड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 17 की वैल्यू निकालनी है। तो हम 17 इंटू 26 करेंगे, सो दिस विल बी 7 6 42, 4 कैरी हो जाएगा, 6 and 14 24 यहाँ पे आएगा एंड 2, so this will be what 442। so the right answer will be D 442, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दैट अ शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटी ऑफ राइस एट 24 kg and x kg in the ratio 2:3 and sold the mixture at 29.88 at 20% profit, then find the value of x। क्या दिया गया है कि दो तरह के राइस मिक्स हुए, एक जो 24 रुपीज़ पर kg वाले थे एंड जो x रुपीज़ पर kg वाले थे। ये दो तरह के राइस मिक्स हुए। रिमेंबर कि यहाँ पे आपको राइस की कॉस्ट प्राइस दे रखी है एंड यहाँ पे गिवन है इसकी सेलिंग प्राइस। तो पहली बात तो इस सेलिंग प्राइस को भी कॉस्ट प्राइस में लेके आना होगा। कैसे लेके आएंगे, कॉस्ट प्राइस होती है 100 पर उसको सोल्ड किया गया 20% प्रॉफिट पे, दैट इज 120 की वैल्यू यहाँ पे दी है 29.88। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29.88 डिवाइड बाय 120 एंड 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 100। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 होगा। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 ये क्या वैल्यू बनेगी 29.88 को इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24.90। ये मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आएगी 24.90, ठीक है। तो अब ये किस तरह से बन जाएगा, देखो अब आपके पास दो तरह के राइस है, एक जो 24 रुपीज़ पर kg है, एक जो x रुपीज़ पर kg है। इन दोनों को मिक्स किया 24.9 के हिसाब से, तो हमको नया रेशियो क्या मिला 2:3 का, ठीक है। नाउ क्या करना है, सिंपली अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले दैट इज x माइनस 24.9 डिवाइड बाई 24.9 माइनस 24 इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है 2/3। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 25.5 एंड यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वो हो जाएगा 25.5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 8 ब्लू बॉल है, 5 येलो बॉल है एंड 7 रेड बॉल्स है, ठीक है। सो टोटल कितनी हुई 20 बॉल्स। What is the probability of choosing 1 yellow और 1 red? 1 येलो चूज करने की 5C1, 1 रेड चूज करने की 7C1 एंड टोटल कितनी बॉल है 20 बॉल्स है। सो दिस विल बी व्हाट 20C1। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग आइदर वन, इसलिए यहाँ पे 20C1 ही रहेगा बिकॉज आइदर चूज कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा 5 + 7/20। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 12/20। फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा 3/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 पाइप्स A and B कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स एंड 40 आवर्स रिस्पेक्टिवली एंड पाइप C जो है वो एम्प्टी करता है इन 15 आवर्स। तो 3 पाइप है
ABC पाइप एंड सिस्टर्न में से क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही कॉमन पैटर्न है पाइप एंड सिस्टर्न का, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक पाइप फिल करता है 60 आवर में, दूसरा पाइप फिल करता है 40 आवर्स में। सिंस ये दोनों फिल कर रहे हैं, एक पाइप एम्प्टी करता है 15 आवर्स में। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो टोटल एलसीएम 120 आ जाएगा। दैट इज ए की एफिशिएंसी हो गई 2, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 120/40 दैट इज 3 एंड सी की एफिशिएंसी हो जाएगी -8। तो अब यहाँ पूछा गया है इफ़ ए एंड बी आर ओपन फॉर 12 आवर्स, तो ए जो कि 2 की एफिशिएंसी से था एंड सी जो कि 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, उसको 12 घंटे तक चलने दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 आवर्स तक वो चला। टोटल वर्क कितना हुआ 120, उसमें से 60 आवर्स तक तो ये चल, सो 120 माइनस अगर हम लोग 60 करेंगे तो रिमेनिंग आवर्स कितने आएंगे, रिमेनिंग 60 आवर्स आए। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, 2 + 3 से तो भर रहा है एंड 8 से खाली हो रहा है, दैट इज -3 से ये खाली होता जा रहा है। तो 60/3 हो जाएगा, दैट इज 20 आवर्स के अंदर ये जो टैंक है वो पूरा की पूरा खाली होगा। यही पूछा है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी एम्प्टीड, सो इट विल बी एम्प्टीड इन 20 आवर्स, बिकॉज यहाँ तक तो इसने फिल किया था एंड रिमेनिंग में अब ये इस एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। ठीक है, सो 20 आवर विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दैट इन द 96 लीटर ऑफ मिक्सचर, टोटल 96 लीटर ऑफ मिक्सचर है ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर इज ओनली 40%, इसके अंदर 40% वाटर है, दैट इज ये जो मिल्क होगा वो कितना हो जाएगा 60%। नाउ द मिल्कमैन सोल्ड 12 लीटर ऑफ द मिक्सचर, जो मिल्कमैन है वो 12 लीटर तो सोल्ड कर देता है टू अ कस्टमर एंड देन ऐड द 10 लीटर। तो पहली बात तो इसमें से वो 12 लीटर सोल्ड ही कर लेता है, दैट इज अगर आप 96 - 12 करो तो अब हम 84 लीटर की बात कर रहे हैं। अब इस 84 लीटर के अंदर वो क्या करता है, ही ऐड 10 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क एंड 15 लीटर ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर। सो अगर आप 40% ऑफ 96 निकालोगे 9.6, तो ये वैल्यू आएगी 33.6 एंड ये वैल्यू आई वाटर की, एंड अगर मिल्क निकालना है तो वो क्या होगा 60% ऑफ 9.6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 50.4 की। तो अब इसमें क्या गिवन है कि 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क ऐड हुआ, मिल्क में तो 10 लीटर ऐड हुआ एंड जो वाटर था, जो टोटल मिक्सचर था उसके अंदर 15 लीटर ऑफ वाटर ऐड हुआ। ठीक है, ये वैल्यूज ऐड हुई। अब हमें क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज वाटर का क्या होगा, वाटर का टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगा 33.6 + 15 एंड डिवाइडेड बाय, अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 0 1 कैरी 4 84, ये वैल्यू आ जाएगी 84 + 25। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी 48.6 डिवाइड बाय 109 के आसपास, एंड अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 45% की। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। नाउ यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, प्लस प्लस है तो रूट माइनस माइनस आ जाएंगे, एंड यहाँ पे माइनस प्लस है तो रूट प्लस प्लस आ जाएंगे। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पता चल रहा है y इज ग्रेटर देन x, बस खत्म। ठीक है, सो रिमेंबर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपली देखना है कि इक्वेशन में प्लस प्लस है तो रूट्स माइनस माइनस आएंगे, एंड माइनस प्लस है इक्वेशन में तो रूट्स प्लस एंड प्लस आएंगे। नो मैटर अब कुछ भी वैल्यू आती है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव से हमेशा बड़े होंगे, सो द राइट आंसर विल बी दैट x विल ऑलवेज बी लेस देन y और y इज ग्रेटर देन x। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्लस एंड माइनस यहाँ पे है, तो जो रूट्स हैं, ठीक है, प्लस एंड माइनस है इस इक्वेशन में एंड इसमें भी माइनस है, तो ये जब दोनों इक्वेशन में पीछे नेगेटिव आते हैं तो उसका आंसर हमेशा CND होता है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x² = 144 है, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी +-12, एंड देन थर्ड दे रखा है y³ = 1728, तो सिंपली y³ अगर 1728 है तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12। नाउ जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है x² 25 है तो x +-5 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है y² = 9, तो जो y है वो क्या होगा +-3। सिंस ये +-5 है एंड ये +-3 है, दैट इज एक बार बड़ा एक बार छोटा आएगा, तो इस केस में आंसर होगा E कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फिर क्या दे रखा है माइनस प्लस है तो जो रूट्स है वो प्लस प्लस आएंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस प्लस है तो जो रूट्स है वो प्लस प्लस आएंगे। नाउ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है 24 क्या होता है 12 2, तो 12 पहले आएगा फिर 2, एंड यहाँ पे है 35 7 5 जा 35 7 एंड 5। नाउ सी जो 12 है वो दोनों से बड़ा है, बट जो 2 है वो स्मॉलर है। सिमिलरली 7 एंड जो 5 है वो दोनों से बड़ा है, पर यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सो इस केस के अंदर आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है माइनस प्लस, सो जो रूट्स है वो प्लस प्लस आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी है माइनस प्लस,
सो जो रूट्स है वो प्लस प्लस आएंगे. क्या रूट बनेंगे? 2 एंड 9 5 ज़ा 45. ठीक है, तो यहाँ पे 9 एंड 5 होंगे. 19 हमको लेके आना है, तो 10 + 9 19 हो जाएगा. 10 एंड 9 ऑल्सो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2 का, तो डिवाइड बाई 2. एंड यहाँ पे क्या है? 13 30. ठीक है, तो 3 × 10 3 × 2 × 5 लिख सकता है. दैट इज 6 एंड 5 जो है वो यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे. ये वैल्यू कितनी हो रही है? ये 5 आ रही है एंड ये 4.5 आ रही है. जो 5 है वो स्मॉलर इक्वल है एंड 4.5 है वो स्मॉलर है. दैट इज दोनों केस में जो y है वो ग्रेटर इक्वल टू x है. सो इस केस के अंदर राइट आंसर बनेगा D, x इज लेस देन इक्वल टू y. रिमेंबर कि जो सिंप्लीफिकेशन है, सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए. ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में से पूछा गया है. यहाँ पे क्या दिया? एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें ईयर 2003 के अंदर जितने नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हुए, दैट इज 2800 शर्ट जो सोल्ड हुए हैं, उसका रेशियो गिवन है. नाउ क्वेश्चन पूछा है दैट द स्टोर डी कौन सा? ये वाला. स्टोर डी सोल्ड ओनली 2 टाइप ऑफ शर्ट, फॉर्मल एंड कैजुअल. इफ द एवरेज नंबर ऑफ द फॉर्मल शर्ट सोल्ड बाय द डी इज 664. देखो पहले तो टोटल शर्ट डी ने कितने सोल्ड किए हैं? यहाँ पे गिवन है 32% ऑफ 2800. ठीक है, सो 32% ऑफ 2800 इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 16, 1 कैरी, 24 एंड 4 28 एंड 1 29, 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 8. सो टोटल नंबर ऑफ जो शर्ट्स सोल्ड है वो होंगे 896. उसके अंदर से जो फॉर्मल है वो है 664. तो ये हो जाएगी वैल्यू 2, यहाँ आ जाएगा 3 एंड ये हो जाएंगे 232. ठीक है, एंड हमसे क्या पूछा है? रेशियो निकालना है फॉर्मल इज टू कैजुअल का. तो क्या आएगा? 664 इज टू ये वैल्यू आ जाएगी 232. इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 83:29 की. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इफ द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय सी इन 2003 एंड 4 इज 343. रिमेंबर सी जो 2003 में है एंड जो 2004 में है, डिवाइड बाय 2 की वैल्यू दे रखी है 343. तो हमको पता है कि सी जो 2003 में सोल्ड हुए थे वो कितने हैं? सी ये रहा 14%. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? 14% ऑफ 28. ये क्या हो जाएगा? 8 4 ज़ा 32, 3 कैरीज, 4 8 + 8 16 17 18 19 एंड 1 कैरी, तो ये हो जाएंगे 392. तो 392 प्लस सी के जो 2004 में है एंड यहाँ पे आ जाएगा 686. तो सी ने जो 2004 के अंदर सोल्ड आउट किए वो कितने होंगे? 686 माइनस 392. एंड अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 294. क्वेश्चन पूछा है कि देन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय द सी इन 2004 इज व्हाट % लेस देन दैट सोल्ड इन 2003. 3 में सोल्ड हुए थे 343, इसके अंदर हुए 294. तो ये इससे कितना कम होगा? तो ये यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस ले तो ये 98 का डिफरेंस आएगा. तो 98 डिवाइड बाय 392 इंटू 100 हमको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 25% के. तो इसके अंदर ये ऑप्शन है 25% जो कि राइट आंसर होगा. ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ए एंड दैट बाय द बी. दोनों में डिफरेंस कितना है? नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ए वो है 28 एंड दैट सोल्ड बाय द बी है 10. तो 28 माइनस 10 दैट इज हमें 18% निकालना है ऑफ 2800 का. कैसे सॉल्व होगा? 8 8 64, 6 कैरी आ जाएगा, 16 एंड 8 24 + 6 ये वैल्यू हो जाएगी 30. ठीक है, एंड 2 एंड 5 504 जो है वो एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स है. फिर दे रखा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ द शर्ट दैट आर सोल्ड बाय द डी. डी कितने सोल्ड कर रहा है? तो डी कौन सा है? ये वाला 32% में है, डिवाइडेड बाय द टोटल % इंटू 360. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दे देगा, ये कैंसिल हो जाएगा. एंड अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? इसको भी कैंसिल कर देते, ये 18 हो जाएगा, ये 5 होगा. तो ऑन सॉल्विंग दिस विल बिकम 576/5 या फिर 115.2 डिग्री जो है वो इसका सेंट्रल एंगल हमको मिलेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दैट द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ई इंक्रीज बाय 50% फ्रॉम 2003 to 4 एंड डिक्रीज बाय 25% फ्रॉम 2004 to 5. 2003 की बात हो रही है, 2004 की बात हो रही है एंड 2005 की बात हो रही है. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ शर्ट ई है ना, यहाँ पे देखो ई जो है वो ये है, दैट इज 16%. ठीक है, अब वो क्या हुआ? 50% से इंक्रीज हुआ 3 से 4 में. 50% मतलब क्या होता है? 1/2. तो मान लो कि 2003 में अगर 2 था तो ये इसमें इंक्रीज होके 3 हो गया.
सिमिलरली 25% डिक्रीज हुआ 4 से लेके 5 तक में. 25% क्या होता है 1/4. दैट इज अगर 2004 में ये 4 था तो 5 के अंदर ये 3 हो गया, तो ये भी वैल्यू 3 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 4 हो जाएगी. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8, 12 एंड 9 आएगा. हमसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय ई इन 2005, हमको निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट्स कितने सोल्ड होंगे. इस 8 की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज वो कितनी होगी 16% ऑफ दिस 28. ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग दिस ये वैल्यू आ जाएगी 448. 448 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 5 एंड ये बन जाएगा 48. तो ये वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी 56. 1 की वैल्यू अगर 56 आएगी तो हमको यहाँ पे क्या करना है 9 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो 56 इंटू 9 करेंगे तो 560 माइनस 56, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा 504. ओके, नेक्स्ट है राज गिव 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ. ये वाइफ को दे देता है. एंड रिमेन इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड. 40% जो अपनी सैलरी है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है. आउट ऑफ द मनी हिज वाइफ गॉट शी स्पेंड 20% ऑन द ग्रॉसरी. यानी कि 60 का जो 20% है वो ग्रॉसरी में स्पेंड होता है. ठीक है, ये ग्रॉसरी में जाएगा. 30% ऑन द रेंट. 60 का जो 30% है वो पोर्शन चला जाता है रेंट के अंदर. ठीक है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹1800 शी स्पेंड ऑन बाइंग. तो कितना स्पेंड होगा 20%, 30%, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किस में चला जाएगा ऑन बाइंग द 18,000. ठीक है, तो पहले अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 2 12. इसको अगर सॉल्व करें 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 18. तो यहाँ तक ये वैल्यू कितनी बन गई 30 तो डिवाइड हो गया ग्रॉसरी एंड रेंट के अंदर. दैट इज जो रिमेनिंग 30 है वो कितना हो जाएगा 18,000 के बराबर. तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000 के बराबर. एंड यहाँ पे पूछा है कि राज की मंथली सैलरी कितनी थी, तो 100 इंटू 6,000, तो उसकी मंथली सैलरी थी 60,000. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 years ago द रेशियो ऑफ द ए एंड बीज एजेस 5:3. सो 4 year ago की बात हो रही है, दैट इज a-4 अपॉन b-4. ये रेशियो दे रखा है 5:3. इसको सॉल्व करेंगे तो 3a-12 इज इक्वल्स टू 5b-20, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 3a-5b इज इक्वल्स टू -8. फिर दे रखा है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ a, b एंड c इज 50 years is equals to 80 years. If the C's present age is equal to the sum of the present ages of A and B. C की जो present age है वो sum के बराबर है A and B की. तो हमें क्या करना है present age of A निकालनी है यहाँ से. ठीक है, सबसे पहले तो if C's present age is equal to the sum of, तो C की जगह हम लोग लिख सकते हैं अगेन A plus B is equals to 80, या फिर यहाँ से 2 कॉमन ले ले of A plus B is equals to 80 लिख सकते हैं. एक सेकेंड इक्वेशन हमको मिल जाएगी दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 40. ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 40. एंड पहली इक्वेशन क्या है 3a माइनस ऑफ 5b इज इक्वल्स टू -8. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल. ये 8b इज इक्वल्स टू 48 आ जाएगा. b की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी 6. हमको पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ ए. तो ए की प्रेजेंट एज कितनी आएगी 6. अगर यहाँ से माइनस कर लो सो ए की प्रेजेंट एज आ जाएगी 32 ईयर्स. तो ए यहाँ से हमको मिला 32 ईयर. एंड प्रेजेंट एज अगर हमको निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ ए, हाँ ठीक है, ये तो हम लोग बात करें 4 years बैक की. सो अगर प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालनी है तो वो टोटल एज कितनी हो जाएगी 20 + 4, दैट इज 24 ईयर जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. ठीक है, Now the next question is again from the data interpretation. क्या question है? Study the following information carefully and answer the question. In the table, the details of the total number of the student and the student in class 10 is given. ठीक है, so total number of student दिए हैं आपको 3 section के A, B, C के अंदर. एंड यहाँ पे जो total student है वो दे रखे हैं 250, 480 एंड next value is 360. उसके बाद आपको total number of student that is male plus female दे रखे हैं class 10 के. सो मेल प्लस फीमेल टोटल क्लास 10 में दे रखे हैं, सो 48, 64 एंड 80. एंड उसके बाद फीमेल इन क्लास 10 यहाँ पे आपको दिया है. फीमेल कितनी है 12. तो अगर क्लास 10 के अंदर फीमेल 12 है एंड टोटल 48 है तो यहाँ से मेल निकल जाएगा, दैट इज 36. सिमिलरली फीमेल यहाँ पे अगर 10 है तो मेल यहाँ 54 आ जाएंगे. एंड फीमेल अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे जो मेल है वो कितने आ जाएंगे, दिस विल बिकम 5 एंड 55. ठीक है, ना यहाँ पे क्या पूछा है कि इन स्कूल सी द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन क्लास अदर देन द क्लास 10 इज 101. व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सी आर फीमेल. ठीक है, क्लास सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी होगी, तो क्लास सी के अंदर 10th क्लास के अलावा जो टोटल फीमेल है वो है 101.
10th क्लास में जो फीमेल है वो है 25, तो टोटल फीमेल जो कि क्लास सी के अंदर है वो मिल जाएगी 126। एंड ये कितने परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 126 डिवाइड बाई 360 इंटू 100, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 42 एंड 12 एंड अगेन ये कैंसिल हो जाएगा 4 एंड दिस विल बी 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70/2। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 35%। सो 35% ऐसी फीमेल्स है जो कि टोटल है क्लास सी के अंदर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन क्लास 10 ऑफ स्कूल ए एंड दैट ऑफ स्कूल बी। ठीक है, स्कूल ए के अंदर जो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट है वो कितने आ जाएंगे, 64 - 10 दैट इज 54 एंड स्कूल बी के अंदर एंड स्कूल ए के अंदर कितने आ जाएंगे, 48 - 12, सो वो कितना हो जाएगा 36। तो हमको ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है, सो दिस विल बी 18। ओके, नेक्स्ट दे रखा है कि इन स्कूल ए देर आर ओनली 3 क्लासेज 8, 9th एंड 10th। ठीक है, इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल इन क्लास 8 एंड क्लास 9 इज 55:46। ठीक है, तो 8th है, 9th है एंड 10th है, एंड यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव रेशियो है मेल एंड फीमेल का वो यहाँ पे दे रखा है 55:46। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल इन क्लास 8, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेल एंड फीमेल इन क्लास 10 वो हमको पता है कितनी है, 48। सो मेंशन क्या है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेल एंड फीमेल टोटल, ठीक है, वो क्लास 10 के अंदर है 48। ठीक है, तो अगर 48 इसमें से माइनस कर दो दैट इज 250 - 48 कर दो, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 202। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल प्लस फीमेल अपार्ट फ्रॉम द क्लास 10 कितने हो जाएंगे, 202। दैट इज 8 + 9 का जो सम है वो मिला के हो रहा है 202। इनका सम कितना हो रहा है, दिस विल बिकम व्हाट, 55 + 46 इज 101। 101 की वैल्यू आ रही है 202, दैट इज एक वैल्यू 2 यूनिट के बराबर है। सो जो 55 है वो 110 के बराबर हो जाएगा एंड जो 46 है वो 2 के बराबर 92 के बराबर हो जाएगा। दोनों को इंटू 2 करना है, वाई, बिकॉज एक की वैल्यू 2 के बराबर है। एंड हमें यहाँ पूछा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, तो वो कितने हो जाएंगे, 110। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है इन स्कूल बी, ये वाला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल इन क्लासेस अदर देन द क्लास 10। तो क्लास 10 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 64, एंड हमें क्या निकालना है, अदर देन 64, तो वो कितना हो जाएगा, 480 - 64 दैट इज 416। एंड अब पूछा है कि दिस इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल इन क्लास 10। ठीक है, तो वो कितने ज़्यादा है, इट इज़ व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10। तो 416 हमें निकालना है इज व्हाट परसेंट ऑफ 64 इंटू 100, क्योंकि क्लास 10 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 64। सो ऑन सॉल्विंग दिस विल बी 208, ये बन जाएगा 32। फर्दर सॉल्विंग दिस विल बी 104, यहाँ आ जाएगा 16, ये होगा 8, ये वैल्यू आएगी 52 एंड दिस विल बी 26, दिस विल बी 4 एंड 4 को अगर हम लोग 100 से कैंसिल करें तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 26 कैसे कैलकुलेट करते हैं, 25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 25। सो 650 जो है वो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ जो हमसे पूछा गया है what percent more in class 10. So 650 will be the right answer. Okay. Next है what is the respective ratio between the number of student male and female in class 10 of school C. School C के अंदर जो number of student है in class 10 that is 80 यहाँ पे दे रखा है and the total number of student male and female in all the classes together of school B. School B के सारे student that is 480. तो इसका क्या respective ratio आ जाएगा, so this will be 1:6, 8 6 are 48. So option D will be the right answer. इसके बाद next question है what is the average number of student male and female in class 10 of school A and B. School A and B के अंदर जो total number of student है class 10 के अंदर उनका average क्या है, that is हमें क्या करना है 48 + 64 that is ये हो जाएगा 2 and 112 and average लेना है तो divide by 2 कर देंगे। So 56 जो है वो इसका right answer होगा। Clear? सो दिस वॉज अबाउट द क्वान सेक्शन कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे इनके अंदर एंड आपको किस तरह से सॉल्व करना है। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, सी यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होते हैं, मार्क्स भी 35 रहते हैं एंड ऑफकोर्स जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको 20 मिनट्स का मिलता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सिटिंग अरेंजमेंट। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। 6 people आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो सर्कुलर टेबल है, 6 लोग बैठे हैं एंड सभी सेंटर में देख रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6
एंड एक और पॉसिबल केस हम लोग लेके ही चलते हैं पहले से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, सबकी सब सेंटर में देख रहे हैं. नाउ क्या दिया है, सबसे पहली कंडीशन है दे लाइक डिफरेंट कलर, पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट एंड येलो. नाउ n इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक रेड एंड k इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ n. सो सबसे पहले जिसको रेड पसंद है, मान लो कि यहाँ पे रेड इसको पसंद है एंड ये सेंटर फेस कर रहा है. सिमिलरली हम एक और केस लेके चलते हैं कि अगर रेड इसको पसंद है एंड ये सेंटर फेस कर रहा है. सो n इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक, n इधर आ जाएगा. एक केस लेते हैं जहाँ पे n यहाँ आ जाएगा. सो n इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक रेड एंड k इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ n. तो अगर n यहाँ पे है तो इसके सेकंड राइट में, तो सिंस ये सेंटर फेस कर रहा है तो फर्स्ट एंड सेकंड k यहाँ आएगा एंड ये भी सेंटर फेस कर रहा है तो इसके सेकंड राइट में, सो k यहाँ आ जाएगा, ठीक है. फिर दे रखा है n जो है, नहीं, वन पर्सन सिट्स बिटवीन द k एंड द वन हु लाइक येलो. सो वन पर्सन सिट्स बिटवीन द k एंड द वन हु लाइक येलो. तो इस केस में या तो येलो यहाँ पे आएगा या फिर येलो यहाँ आएगा. रिमेंबर n नीदर लाइक येलो, तो येलो यहाँ नहीं आएगा, ऑब्वियसली इस केस में येलो यहाँ आएगा. एंड वन पर्सन सिट्स बिटवीन द k एंड द वन हु लाइक येलो. तो अगेन येलो जो है n पे तो नहीं आएगा, तो इस केस में भी येलो यहाँ आएगा, ठीक है. ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक येलो एंड l. तो येलो एंड l के बीच में 2 लोग आएंगे, दैट इज l यहाँ आएगा. सिमिलरली इनके बीच में 2 लोग आएंगे, सो l यहाँ पे आ जाएगा. j सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पिंक एंड j नीदर लाइक येलो नॉर लाइक रेड. तो j को ना तो येलो पसंद है ना रेड पसंद है, तो j कहाँ बैठेगा. अगर मान लो हम लोग j को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो क्या ऑप्शन दे रखा है, थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पिंक. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज k को पिंक पसंद होगा. एंड एक केस हम यहाँ ले सकते हैं कि j को अगर यहाँ ले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पिंक जो है वो यहाँ पे आएगा n के पास. इसके अंदर देखते हैं j को येलो और रेड नहीं पसंद है, ठीक है, j नीदर लाइक येलो नॉर लाइक रेड. तो एक ही कंडीशन बची कि j कहाँ पे आएगा, j यहाँ पे आएगा. एंड क्या दिया है दैट j सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पिंक. जिसको पिंक पसंद है उसके थर्ड राइट में. तो राइट अगर हम लोग यहाँ पे पिंक ले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज जो n है वो इसके अंदर पिंक आ जाएगा. तो अगर ये पिंक होगा तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ पे j आएगा. एंड इसके अंदर क्या पॉसिबल कंडीशन बनेगी, c n है, अगर हम लोग j को यहाँ ले तो पिंक इसके थर्ड राइट में आएगा. सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दैट इज इस केस के अंदर पिंक कहाँ बनेगा, अगर ये वैल्यू है दिस इज k फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो k है वो इस केस के अंदर पिंक बन जाएगा बिकॉज उसके थर्ड राइट में जो है वो j आएगा. ऑलराइट. फिर दिया गया है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द j एंड द वन हु लाइक वाइट. तो j एंड द वन हु लाइक वाइट, ठीक है, तो उनके बीच में एक ही पर्सन बैठेगा. यहाँ पे तो रेड है, सो ऑब्वियसली जिसको वाइट पसंद है वो यहाँ आएगा. एंड इस केस में इधर तो रेड है तो जिसको वाइट पसंद है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है. एंड फिर दिया है O सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन. O सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन. अब इसमें देखो कहीं ऑप्शन ही नहीं बचा है बिकॉज अगर J को ग्रीन पसंद है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट, मतलब ये तो राइट हो गया, यहाँ पे नहीं आ सकता है. एंड ये येलो हो गया, ये रेड हो गया, ये वाइट. अगर इसको ग्रीन पसंद है तो यहाँ पे O नहीं आ सकता, दैट इज ये तो कंडीशन ही कैंसिल हो गई. एंड यहाँ पे O सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन. तो मान लो कि अगर J को ग्रीन पसंद है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे J को ग्रीन पसंद होगा तो इसका इमीडिएट लेफ्ट यानी यहाँ पे O आ जाएगा. सो दिस विल बी द फाइनल डायग्राम जहाँ पे J को ग्रीन पसंद है, O को येलो पसंद है एंड वाइट रह गया तो उसकी जगह M आ जाएगा. K को पिंक पसंद है, L को रेड एंड N बच गया तो वहाँ पे ब्लू आ जाएगा. सो दिस विल बी योर फाइनल डायग्राम. ओके, नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू इट. सबसे पहले क्वेश्चन है कि ग्रीन कलर किसको पसंद है. सो ग्रीन कलर पसंद है J को. उसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ J विथ रिस्पेक्ट ऑफ द वन हु लाइक द ब्लू. जिसको ब्लू पसंद है उसके रिस्पेक्ट में J की क्या पोजीशन है, तो वो हो जाएगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है. सो इसका आंसर होगा D. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक द पिंक एंड M व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ M. तो M के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 0 आएंगे. फिर है हु सिट्स टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ द O. तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में राइट आंसर आएगा द वन हु लाइक रेड. एंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट M एंड L. तो M सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L भी रॉन्ग होगा. देयर आर 2 पीपल बिटवीन M एंड L, वो भी रॉन्ग होगा. नो वन सिट बिटवीन M एंड L बिकॉज देखो M यहाँ है, ये रहा M
एंड जो L है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो देयर इज 1% बिटवीन M एंड L, सो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इनइक्वालिटी में से यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले पूछा है R इज ग्रेटर देन D, क्या R D से बड़ा है? C, R जो है वो C से बड़ा है एंड C जो है वो D से स्मॉलर है, तो R एंड D में हम कंपेयर नहीं कर सकते। फिर A क्या F से बड़ा है? A जो है वो A एंड C में हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते बिकॉज यहीं पे साइन चेंज हो गए, तो ये भी ट्रू नहीं होगा। तो इस केस के अंदर आंसर आ जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। फिर दे रखा है कि क्या Z X से बड़ा है? देखो जो Z है वो Y से स्मॉलर है एंड ये रहा Z, ये रहा X, तो सिंस जो X है वही Z से बड़ा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर Y जो है वो V से बड़ा है, तो Y ये रहा एंड V यहाँ पे है, सो ऑब्वियसली सारे केसेस के अंदर V जो है वो Y से स्मॉलर है, दैट इज Y ग्रेटर है। सो इसमें राइट आंसर बनेगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। फिर दे रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे बताना है कि E इज ग्रेटर देन B है या नहीं। सबसे पहले तो बात है कि जो E है वो C से बड़ा है, वो भी B से ग्रेटर इक्वल है, तो येस E विल बी ग्रेटर इक्वल टू B। उसके बाद दिया है क्या A D से बड़ा है, A एंड D के बीच में ऑपोजिट साइन आ गए, सो दिस विल बी रॉन्ग, दैट इज ओनली कंक्लूजन 1 विल फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो T है वो J से ग्रेटर इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो जो T है वो R से ग्रेटर इक्वल है एंड R जो है वो J से ग्रेटर इक्वल है, ठीक है। हाँ, तो जो J है वो T से ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, सॉरी जो T है वो J से ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, तो दिस इज राइट। फिर M इज ग्रेटर देन Y, तो यहाँ पे क्या है, M जो है M इज ग्रेटर देन R एंड R इज इक्वल टू Y, सो M इज ग्रेटर देन Y, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा बोथ द कंक्लूजन 1 एंड 2 विल फॉलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन मैनर एंड वो एक ग्रुप बनाते हैं, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। C H F K जैसे दिया है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा C D E F, यानी कि +2 किया, ठीक है, तो F आ गया, C D E स्किप किया, फिर F आया, H I J स्किप किया, फिर K आया, ठीक है, +3 लिख देते हैं। थर्ड पोजीशन पे F है एंड यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे K है। सिमिलरली अगर आप O T R W देखोगे तो O P Q के बाद R आ जाएगा, T U V के बाद W आ रहा है, बट सब में ऐसा ही फॉलो होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे S X T Y, तो P Q R S T U हटना चाहिए था, यहाँ पे V आना चाहिए था, तो जो फर्स्ट वाला है वो ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन ऑफ द अबव इन द स्टैक, ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट कलर, ओनली 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन, ठीक है। 6 बॉक्सेस हैं एंड नाउ उनको स्टैक में अरेंज किया है एंड हमको बताना है कि ये किस तरह का अरेंजमेंट होगा। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि ये जो बॉक्स है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी दिए गए हैं, ठीक है। सो ओनली 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन A एंड B। सबसे पहले तो A एंड B के बीच में 2 बॉक्स होंगे, A एंड B के बीच में 2 बॉक्स होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले A आ जाए एंड फिर B आ जाए, तो इनके बीच में टोटल 2 बॉक्सेस होंगे। रिमेंबर वन थिंग कि हमको जब तक पोजीशन डिफाइन नहीं है हम लोग इसको नहीं डिसाइड कर सकते कि पहले कौन सा आएगा, तो हमको दोनों पॉसिबल केस लेके चलने हैं, ठीक है। ब्लैक बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव B, तो यहाँ पे आएगा ब्लैक बॉक्स एंड इस केस में ये बन जाएगा ब्लैक बॉक्स, ठीक है, इमीडिएटली अबव B। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द ब्लैक बॉक्स एंड द C, तो ब्लैक बॉक्स एंड द C, अब ऊपर तो नहीं आ सकता क्योंकि टोटल 6 ही बॉक्स होंगे, तो ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द ब्लैक बॉक्स एंड ये बन जाएगा C। सिमिलरली ये है थर्ड पे, तो 2 बॉक्सेस आर केप्ट, तो 1 2 यहाँ पे भी आ सकता है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट, पर अगर यहाँ पे ले लेंगे 4 5, तो लास्ट में आएगा जो बॉक्स C है, सो ओनली 1 बॉक्स। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द ब्लैक बॉक्स एंड द C एंड C इज नॉट केप्ट एट द बॉटम, तो यहाँ पे मेंशन है कि जो C वाला बॉक्स है वो बॉटम में नहीं आएगा, तो ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द ब्लैक बॉक्स, तो 1 2 एंड C यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दी रखी है कि ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन C एंड द येलो कलर्ड बॉक्स, सो C एंड येलो के बीच में एक बॉक्स आएगा, तो 1 2 3 4 5, अब ऊपर तो नहीं आ सकता है, दैट इज यहाँ पे ये हो जाएगा येलो कलर बॉक्स एंड इसमें 1 2 3 4 5, तो ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट। हम लोग नीचे भी नहीं ले सकते हैं, एक कंडीशन हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, हम चाहे तो यहाँ पे एक येलो कलर का बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। C एक छोड़ा ये येलो कलर का हो सकता है,
या फिर इसको छोड़ा ये भी येलो कलर का हो सकता है। तो अभी इसके अंदर दो पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, ठीक है। सो क्या दिया रखा है, बॉक्स बी, हाँ नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बॉक्स बी इज नॉट ऑफ येलो कलर, तो ये नहीं होगा। सो ऑब्वियसली सी यहाँ आएगा, तो इस केस में येलो कलर बॉक्स यहाँ पे आएगा। फिर दे रखा है ओनली टू बॉक्सेस आर देयर, येलो कलर बॉक्स एंड द ग्रीन कलर बॉक्स। इसके कहने का ये मतलब है कि टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द येलो कलर बॉक्स एंड द ग्रीन कलर बॉक्स। तो अगर यहाँ पे येलो है तो दो बॉक्सेस रखेंगे। नाउ सी ये थर्ड पे है 4 5 बिटवीन द ग्रीन, एंड ये कहाँ पे है 2, तो ग्रीन यहाँ पे भी आ सकता है इस केस में। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ, या फिर अगर येलो यहाँ है तो ग्रीन यहाँ भी आ सकता है। एंड इस केस में येलो यहाँ है तो ग्रीन वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द येलो कलर एंड द ग्रीन कलर बॉक्स। ग्रीन कलर बॉक्स इज केप्ट अबव द येलो कलर बॉक्स। सो रिमेंबर, ग्रीन जो है वो येलो के ऊपर आएगा, तो इस केस में भी नीचे वाली कंडीशन नहीं आएगी। अगर यहाँ येलो है तो दो बॉक्स, तो ग्रीन कलर बॉक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द ग्रीन बॉक्स एंड द रेड कलर बॉक्स। तो अगर यहाँ पे ग्रीन है तो 1 रखा गया, तो यहाँ पे 1 के ऊपर तो ब्लैक है, यहाँ पे ए जो है वो रेड हो जाएगा। इसमें अगर ग्रीन यहाँ है तो यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है ये रेड हो जाएगा। डी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द रेड, ठीक है। डी जो है वो इमीडिएटली बिलो रेड, यहाँ पे डी आएगा, इस केस में यहाँ पे डी आ जाएगा। इमीडिएटली बिलो द रेड कलर बॉक्स, ओनली 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन द डी एंड द ऑरेंज कलर बॉक्स। नाउ सी डी 3 बॉक्सेस आर देयर, 1 2 3, ना तो यहाँ पे बन रहा है ना यहाँ पे बन रहा है, दैट इज ये केस तो एलिमिनेट हो गया। एंड ओनली 3 बॉक्सेस 1 2 3 बिटवीन द रेड एंड ये हो जाएगा ऑरेंज कलर। नाउ ई इज केप्ट अबाउ द ऑरेंज कलर बॉक्स, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ब्लू कलर बॉक्स इज केप्ट बिलो ई, तो जो ब्लू कलर का बॉक्स है वो इसके नीचे आएगा। तो ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, दैट इज जो सी वाला बॉक्स है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको फाइनल अरेंज करें तो ये किस तरह का बनेगा, ई वाला जो बॉक्स है वो है ब्लैक कलर का, ई के बाद नीचे जो बी वाला बॉक्स है वो है ऑरेंज कलर का। फिर नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है एफ जो रिमेनिंग है वो हो जाएगा ग्रीन कलर का। फिर जो सी है वो ऑफकोर्स आएगा यहाँ पे ब्लू, बिकॉज ब्लू ई के नीचे है। एंड ए जो है वो यहाँ पे रेड कलर का बॉक्स बनेगा। एंड फाइनली जो डी है वो येलो कलर का बॉक्स होगा। सो ये फाइनल अरेंजमेंट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सारे ही हिंट आपको दे रखे हैं एंड बहुत डायरेक्टली दे रखे हैं। तो अगर आप 1 बाय 1 भी फॉलो करोगे तो सिर्फ 2 केस बन रहे हैं एंड उसमें से भी ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। सो डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। आपको ऑड वन आउट बताना है, तो इसके अंदर रेड ई जो है वो ऑड वन आउट होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो नो बॉक्स इज केप्ट बिलो डी, हाँ डी लास्ट में। नो बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द ब्लैक एंड द बी, तो यहाँ पे ब्लैक कलर एंड बी के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है, मतलब कि सारे ही ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन द ब्लू कलर बॉक्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद है एज मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द येलो कलर बॉक्स एंड द ऑरेंज कलर बॉक्स एज बिटवीन ए एंड, तो येलो और ऑरेंज के बीच में, सी येलो एंड ऑरेंज के बीच में कितने बॉक्स है 3, तो ए से लेके 3 बॉक्सेस वाला कौन सा हो जाएगा, तो इसके अंदर राइट आंसर आएगा ब्लैक कलर बॉक्स वाला, ठीक है। एंड लास्टली दिया गया विच बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव द रेड कलर बॉक्स, तो रेड कलर के जस्ट ऊपर आ जाएगा ब्लू कलर बॉक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइनीज कोडिंग में से, यहाँ पे आपको कोडिंग बतानी है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया है मिलेनियल्स आर ड्राइविंग ग्रोथ, उसको ऐसे लिखा गया है। फिर ग्रोथ ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज, तो ग्रोथ एंड ग्रोथ कॉमन है एंड इन दोनों में जो चाइनीज वर्ड कॉमन है SM FI JQ SM, फिर है FI JQ ZH, तो C FI एंड FI। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो ग्रोथ है उसका कोड आ गया FI, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है अगर हम 1 and 3 को कंपेयर करें, मिलेनियल्स आर ड्राइविंग ग्रोथ एंड सेवरल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, तो ड्राइविंग एंड ड्राइविंग कॉमन है एंड इन दोनों में जो वर्ड कॉमन है वो है SM, दैट इज हमको यहाँ से पता चल गया कि जो ड्राइविंग का कोड है वो है SM। इसी तरह जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, वैसे आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी को ही सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइविंग का कोड क्या होगा, तो वो है SM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PA एंड JQ का कोड क्या होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको कोड मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेवरल का यहाँ से कोड निकलेगा PA एंड R का यहाँ से कोड निकलेगा JQ, तो सेवरल R जो है वो PA JQ का आंसर बनेगा, R सेवरल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर द सेल्फ,
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सेल्फ का आपको परफेक्ट कोड नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज सेल्फ आ रहा है यहाँ पे। तो दो कोड हो सकते हैं, या तो इसका कोड आएगा DG या फिर आएगा HY। सो इस केस के अंदर ऑप्शन बनेगा आइदर HY और DG, ठीक है। फिर दे रखा है इन दिस लैंग्वेज इफ एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इज कोडेड एज दिस, देन हमें कोड बताना है। देन फ्रॉम होपफुल मिलेनियल्स का क्या कोड होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो पहले आपको ऑलरेडी दे रखा है उसमें से मिलेनियल्स का कोड पता है ZH, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, एक्सपर्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, तो आपको एक फ्रॉम का कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम का कोड मिल जाएगा, तो फ्रॉम होपफुल मिलेनियल्स, एंड अगर आप यहाँ से होपफुल का भी कोड निकालोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा NT, तो NT ZH, एंड इस इक्वेशन में से आपको फ्रॉम का कोड मिल जाएगा। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर होगा दैट इज ZH NT, एंड यहाँ से आपको फ्रॉम का कोड मिलेगा VR। सो ऑप्शन D जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस, आई एम नॉट सॉल्विंग, दिस इज द इजी चाइनीज कोडिंग, जहाँ पे आपको सिर्फ वर्ड्स को देखना है एंड उसके अकॉर्डिंग कोडिंग कोड डिटेक्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 people ABCDE bought a dress on different occasion, each person spent a different amount and minimum 1000, तो सब स्पेंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा है C bought a dress immediately after the one who spent 1600 on his dress। मान लो किसी ने 1600 स्पेंड किए तो C उसके इमीडिएटली बाद में लेके आया, ठीक है। फिर दिया है only one person bought a dress between the C and D, C and D के बीच में एक पर्सन आएगा, तो या तो हम ऐसे बना सकते हैं, या फिर अगर मान लो इसने 1600 स्पेंड किए, C ने इमीडिएटली इसके बाद में, तो C एंड D के बीच में एक पर्सन आएगा, ठीक है। ओनली 1 person bought a dress between the C and D, राइट। ओनली 3 person bought the dress between the D and the one who bought the dress for 2100, तो D 1 2 3 लोग आएंगे between the D and 2100, हो गए 5 लोग। एंड यहाँ पे D and 2100, तो 1 2 एक केस आएगा जिसमें हम लोग 1 2 and 3, एक केस आएगा जिसमें हम लोग नीचे ले सकते हैं 3 person, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2100। एक केस ऐसा भी बनेगा इसमें कि ये 1600 है, इसके इमीडिएटली बाद में C एंड D के बीच में एक पर्सन, एंड 3 person बॉट द ड्रेस बिटवीन, ठीक है, 3 person बॉट द ड्रेस बिटवीन द D एंड द वन हु बॉट द ड्रेस फॉर 2100। तो अगर इसके ऊपर हम लोग 3 person और ले तो ये केस नहीं बनेगा, ठीक है। फिर दिया है A bought the dress immediately before the one who bought the dress for 4500, तो अगर मान लो इसने 4500 में ड्रेस लिया है तो A यहाँ आएगा, ठीक है। A bought the dress immediately before the one who bought the dress for 4500, ठीक है। तो अगर C इसने 4500 का लिया है तो इस केस में A यहाँ आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसने 4500 का लिया है तो A यहाँ आएगा, ठीक है। सो यही सारी कंडीशन इसके अंदर दे रखी है, तो एक बार वापस चेक कर लेते हैं। C bought a dress immediately after the one who spent 1600 on his dress, only 1 person bought a dress between the C and the D, and इस केस में भी 1600 and only 1 person bought between the C and D, only 3 person bought the dress between the D and the one who bought the dress for 2100, तो उनके बीच में 3 लोग आएंगे, तो 2100 1 2 3, यहाँ D आएगा, ये D है 1 2 3 and 2100, ठीक है। A bought the dress immediately before the one who bought the dress for 4500, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये जो D है वो अगर 4500 का ड्रेस लेके आता है, तो एक केस यहाँ पे बनेगा कि अगर ये 4500 का ड्रेस लाता है तो A जो है वो इसके इमीडिएटली बिफोर आया, या फिर एक ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि 2100 है, ये 1600 है, ये C है एंड ये D है, तो अगर ये 4500 का ड्रेस लाया है तो A इसके इमीडिएटली बिफोर, दैट इज़ यहाँ पे भी आ सकता है। इस केस के अंदर भी हम दो कंडीशन ले सकते हैं, यहाँ 4500 होगा तो A यहाँ पे ड्रेस लेगा, राइट। फिर दिया द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रेस इन विच A एंड D बॉट वॉज 5000, तो A एंड D का टोटल मिला के 5000 हो रहा है, तो अगर यहाँ D 4500 का है तो A जो है वो 500 हो जाएगा, बट कोई भी 1000 से कम स्पेंड नहीं कर सकता है, तो ये केस एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एंड A एंड D का मिला के 5000 होगा, तो अगर यहाँ पे A 1600 है तो जो D है वो 3400 आएगा, एंड यहाँ पे भी अगर A 1600 है तो D जो है वो 3400 आएगा। फिर नेक्स्ट केस दिया द अमाउंट ऑफ द ड्रेस विच B बॉट इज 500 मोर देन दैट ऑफ E एंड E बॉट अ ड्रेस बिफोर B, तो E पहले लेके आएगा फिर बाद में B, सिमिलरली इसमें E पहले लेके आएगा फिर B, एंड द अमाउंट ऑफ द ड्रेस विच B बॉट इज 500 मोर, B की 500 ज़्यादा होगी, दैट इज़ यहाँ पे इसकी E की 500 कम 1600 हो जाएगी, एंड यहाँ पे B की 500 ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ 2600 हो जाएगी, ठीक है।
अब दो केसेस आ रहे हैं, बट रिमेंबर यहाँ पे ए की वैल्यू 1600 है, यहाँ भी ई की वैल्यू 1600 है, एंड यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंट अमाउंट की ड्रेसेस लेके आते हैं, तो इस केस में लास्ट में जाके ये भी केस एलिमिनेट हो जाएगा. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर जिसको आपको सॉल्व करके बनाना है. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं. सो इस तरह से ही आपको ये पजल आंसर करनी है. जितने भी केसेस बनते हैं उन सबको कंडीशन में लेके चलना है. ऑलराइट, नाउ विल सी द क्वेश्चन. इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु बॉट द ड्रेस इमीडिएटली आफ्टर सी, तो आंसर होगा द वन हु स्पेंड 2600. फिर इसके अंदर ऑड वन आउट निकालना है, तो यहाँ पे ई जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कि द अमाउंट ऑफ द ड्रेस बॉट बाय द डी, वो कितने की थी, तो द राइट आंसर इज वो थी 3400 की. राइट, फिर दे रखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड बाय द ए एंड ई. ठीक है, तो ए ने कितना किया था 1600 एंड ई ने कितना किया था 2100. तो इस केस के अंदर राइट आंसर कितना आ जाएगा, 500 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी. यहाँ पे क्या दिया है, पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू. पी जो है वो फीमेल है एंड शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू. ठीक है, तो क्यू की सिस्टर इन लॉ है, मतलब कि क्यू कोई होगा, ठीक है, उसकी किसी के साथ शादी हुई होगी एंड जिसके साथ भी शादी हुई है पी उसकी सिस्टर है. ठीक है, Q हैज़ नो सिबलिंग, Q के कोई सिबलिंग नहीं है. S इज़ द फादर इन लॉ ऑफ Q. अब Q की जिससे शादी हुई है उसके फादर है S, तो S फादर इन लॉ हो गए Q के. राइट, सो S इज़ द फादर इन लॉ ऑफ Q. S हैज़ ओनली वन डॉटर, S की सिर्फ एक ही डॉटर है. नाउ नेक्स्ट क्या दे रखा है, दैट S हैज़ ओनली वन डॉटर. हो सकता है कि ये डॉटर हो जिसकी शादी हुई है इसके साथ, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सन हो एंड ये डॉटर हो. ठीक है, सो S हैज़ ओनली वन डॉटर. ओनली वन चाइल्ड ऑफ एस इज मैरिड. ठीक है, तो मतलब एक चाइल्ड एस का मैरिड है, बाकी सब इनमैरिड है. फिर दिया है टी इज द ग्रैंडसन ऑफ एस, तो ये जो मैरिड है इसका सन होगा टी, तो टी इज द ग्रैंडसन यहाँ पे दे रखा है ऑफ एस. एंड यू इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, तो टी का मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब कि जो फादर की साइड से है वो, अभी हमें नहीं पता है कि फादर की साइड से कौन से हैं, बट अगर एस इधर है ग्रैंडफादर, ठीक है, तो यू जो है वो यहाँ पे ग्रैंडफादर होंगे एंड मैटरनल ग्रैंडफादर है, मतलब कि फादर की साइड से है. ठीक है, तो यू इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी. टी के जो मैटरनल ग्रैंडफादर है वो हुए यू. उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है वी इज द सन इन लॉ ऑफ यू, तो यू का जो सन इन लॉ है वो है वी. तो अब ये क्लियर हो गया कि ये यहाँ पे सन हो जाएगा, इसकी जिसके साथ शादी हुई है ये यहाँ पे फीमेल हो जाएगी, एस की सिर्फ एक ही डॉटर है वो यहाँ पे पी हो जाएगी एंड ये इसके फादर हो जाएंगे. ठीक है, वी इज द सन इन लॉ ऑफ यू. डब्ल्यू इज द सिबलिंग ऑफ वी, तो वी का जो सिबलिंग है वो है डब्ल्यू एंड एक्स इज द नीस ऑफ डब्ल्यू. एक्स जो है वो डब्ल्यू की नीस है, दैट इज ये इसका सन, ये यहाँ पे इसकी नीस आ जाएगी, सिस्टर. ठीक है, बस क्लियर हो गया. अब हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी, तो जो डब्ल्यू है वो टी के साथ किस तरह से रिलेटेड है. सी, यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि डब्ल्यू इज़ द सिबलिंग ऑफ वी एंड यहाँ पे एक बात पता है कि सिर्फ इसकी एक ही डॉटर है, तो अगर पी डॉटर है तो वी सन हुआ, तो ये भी सन ही होगा. ठीक है, अब पूछा है हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी, तो जो डब्ल्यू है वो टी से किस तरह से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू विल बी अंकल. ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. फिर दिया है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू यू, तो एक्स क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर ऑफ यू हो जाएगा. उसके बाद 91 वाला क्वेश्चन है दैट इफ S is married to Y, S जो है वो Y से married है. If S is married to Y, then how is P related to Y, तो P जो है वो Y से किस तरह से relate होगा, तो यहाँ पे C क्वेश्चन पूछा है, then how is P related to Y. ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा P जो है वो Y की ऑफ कोर्स डॉटर हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोजिज्म में से क्या बोला गया है, ऑल द कॉटन्स आर लिनन, जितने भी कॉटन्स है वो सब की सब लिनन्स है. नो लिनन इज सिल्क, कोई भी लिनन सिल्क नहीं है. फिर दिया है ऑल द सिल्क आर ड्रेसेस, जितने भी सिल्क है वो सारी की सारी ड्रेसेस है. अब क्वेश्चन है ऑल द कॉटन कैन नेवर बी सिल्क, जितने भी कॉटन है वो कभी भी सिल्क नहीं हो सकते हैं. सो दिस इज ट्रू बिकॉज जो भी लिनन है वो सिल्क नहीं हो सकते, तो कॉटन भी कभी सिल्क नहीं हो सकते हैं. बीइंग ड्रेसेस इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी लिनन्स है वो सारी ड्रेसेस हो सकती है. ठीक है, हम लोग ऐसे बना सकते हैं इसको कि ये सिल्क लिनन नहीं होंगे, बट ये जितने भी लिनन्स है वो सब ड्रेसेस तो हो ही सकती है. सो ऑल द लिनन्स बीइंग ड्रेसेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो इस केस में ये राइट हो जाएगा. सो द राइट ऑप्शन विल बी ई, बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल द कार्ड्स आर स्पेड, जितने भी कार्ड्स है ऑल द कार्ड्स आर स्पेड्स
एंड फिर दिया है ओनली अ फ्यू स्पेट्स आर हार्ट, कुछ ही स्पेट्स ऐसे हैं जो कि हार्ट है। रिमेंबर कुछ स्पेट्स ऐसे भी हैं जो हार्ट नहीं है, ओनली अ फ्यू स्पेट्स आर हार्ट, ठीक है। ऑल द हार्ट्स आर डायमंड, जितने भी हार्ट्स है वो सब के सब डायमंड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नो कार्ड इज अ डायमंड, नो कार्ड इज अ डायमंड अभी तो नहीं है, फिर बोला है एटलीस्ट सम डायमंड आर कार्ड, ठीक है। तो नो कार्ड इज डायमंड अभी नहीं है, एंड सम कार्ड इज एटलीस्ट सम कार्ड इज अ डायमंड अभी ये भी नहीं है, ठीक है। बट देखो दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है एंड नो एंड सम का केस है, दैट इज यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, दैट आइदर कंक्लूजन 1 और द कंक्लूजन 2 विल फॉलो, ठीक है। सो इसके अंदर सी जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट बोला है ओनली अ फ्यू अराइवल्स आर डिपार्चर, ओनली अ फ्यू अराइवल्स आर डिपार्चर, रिमेंबर ओनली अ फ्यू है, मतलब कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी हैं, ठीक है। नो डिपार्चर इज अ हॉलीडे, कोई भी डिपार्चर और हॉलीडे नहीं होंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि नो डिपार्चर इज अ हॉलीडे, ओनली अ फ्यू हॉलीडेज आर फेस्टिवल, कुछ ही हॉलीडे ऐसे हैं जो फेस्टिवल है, मतलब कुछ हॉलीडे ऐसे भी हैं जो कि फेस्टिवल नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले पूछा है ऑल अराइवल बीइंग हॉलीडे इज अ पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन इज ऑल अराइवल बीइंग हॉलीडे इज अ पॉसिबिलिटी, तो कोई अराइवल डिपार्चर के बराबर है एंड कोई भी डिपार्चर हॉलीडे नहीं हो सकता, तो अराइवल भी हॉलीडे नहीं हो सकता है, तो ऑल अराइवल बीइंग हॉलीडे इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। फिर दिया है नो फेस्टिवल इज अ डिपार्चर, तो अभी तो नो फेस्टिवल इज अ डिपार्चर, ठीक है। कोई भी डिपार्चर हॉलीडे नहीं हो सकता, तो फेस्टिवल नो फेस्टिवल इज अ डिपार्चर ये अभी तो ट्रू है, पर इसका ऑल्टरनेट डायग्राम बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज हमें डिपार्चर एंड हॉलीडे में रिलेशन दिया, फेस्टिवल एंड डिपार्चर में नहीं दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस केस के अंदर राइट आंसर कौन सा होगा, नाइदर द कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो टीचर इज अ स्टूडेंट, कोई भी टीचर जो है वो स्टूडेंट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दिया है ऑल द स्टूडेंट आर चिल्ड्रन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे चिल्ड्रन हैं, एंड ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन आर प्रोफेसर, कुछ ही चिल्ड्रन ऐसे हैं जो प्रोफेसर है। रिमेंबर कुछ चिल्ड्रन ऐसे भी होंगे जो कि प्रोफेसर नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन दी है ऑल प्रोफेसर बीइंग स्टूडेंट इज अ पॉसिबिलिटी, अगर हम सारे प्रोफेसर को स्टूडेंट में डाल देते हैं तो उसका मतलब होता है सारे के सारे प्रोफेसर जो है वो चिल्ड्रन हो गए, लेकिन यहाँ पे मेंशन था ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन आर प्रोफेसर, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर दिया है सम टीचर्स आर डेफिनेटली नॉट चिल्ड्रन, तो कुछ टीचर्स जो कि स्टूडेंट है वो डेफिनेटली चिल्ड्रन नहीं है, सो दिस इज ट्रू, तो इस केस में राइट आंसर होगा दैट ओनली द कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। सबसे पहले क्या दिया है 14 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईच अदर, कुछ साउथ देख रहे हैं कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, तो 14 है मतलब 7 यहाँ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड ये सारे साउथ देख रहे होंगे तो इनको फेस करते हुए 1 2 3 4 5 6 7, ये सब नॉर्थ देख रहे होंगे, ठीक है। हम लोग 2 केस लेके चलते हैं 4 5 6 एंड 7, एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसको इक्वल बना देते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो, ये हो जाएगा ऑलराइट। So 7 person are sitting, so this is 4 5 6 and 7। अब यहाँ पे क्या बोला गया है only one person sits between D and F, नहीं यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते, only one person sits between D and F, Q sits second to the left of the one facing the F, नहीं only 2 person sit to the left of D, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं only 2 person sits to the left of D, मतलब कि मान लो D यहाँ आएगा, ठीक है, इस केस में भी D यहाँ आएगा, तो ओनली 2 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ D, यहाँ तक ठीक है। अब ये कंडीशन ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड F, D एंड F के बीच में एक पर्सन आएगा, तो या तो F यहाँ हो सकता है या फिर F यहाँ होगा, ठीक है। Q सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन फेसिंग द F, द वन फेसिंग द F एंड Q सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट, क्योंकि साउथ देख रहे हैं तो Q कहाँ आ जाएगा इसके सेकेंड लेफ्ट में, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें F को ये फेस कर रहा है तो Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट, तो Q यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन फेसिंग द F, ओनली 2 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ D, एज मैनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ Q एज टू द राइट ऑफ R, तो Q के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने के उतने R के राइट में, सिमिलरली Q के लेफ्ट में जितने लोग हैं 2, तो R के राइट में भी उतने ही होंगे, ठीक है। A फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ T, इमीडिएट नेबर ऑफ T को फेस करेगा, U सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ T, V सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ P, एंड ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन A एंड द वन हु फेसेस R, जो R को फेस कर रहा है उसमें और A के बीच में, जो R को फेस कर रहा है उसमें एंड A के बीच में क्या होगा, ओनली 2 पीपल सिट, तो R को ये फेस कर रहा है तो इसके बीच में 2 लोग,
तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे 2 लोग तो ए यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जो आर को फेस कर रहा है एंड उसके बीच में 2 लोग तो ए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक कंडीशन दी है, ए फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। ए जहाँ भी फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर टी है एंड ए फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो टी यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ भी हो सकता है। यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो टी अगर यहाँ है तो इसका सेकेंड राइट, नाउ ये साउथ देख रहे हैं तो इसका सेकेंड राइट तो होगा ही नहीं, तो ये केस तो पूरा ही एलिमिनेट हो गया। इसके अंदर यू सिट सेकेंड टू द राइट, अगर टी यहाँ लेंगे तो यहाँ नहीं आ सकता है, दैट इज हमको यहाँ पे टी लेना पड़ेगा। इस केस में यू सेकेंड टू द राइट, तो यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, वी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब इसके अंदर देखो वी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो ऑब्वियसली इस केस में हमको पी यहाँ लेना पड़ेगा तो ही वी यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड वी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन, एज मेनी पीपल सिट बिटवीन वी एंड क्यू, वी एंड क्यू के बीच में कितने हैं 0, एज बिटवीन डी एंड बी, तो इसका मतलब बी भी यहाँ पे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन है जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो सी के इमीडिएट राइट में यहाँ पे जी आ जाएगा, तो इसके अंदर कौन सा केस बच गया ई, एंड यहाँ पे क्या बच गया पी क्यू आर एस, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल डायग्राम। ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे साउथ फेसिंग है एंड यहाँ पे जितने भी हैं वो सब के सब नॉर्थ फेसिंग है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑलराइट, नाउ बेस्ड ऑन दिस आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन द बी एंड द वन हु फेसेस द वी, तो बी एंड द वन हु फेसेस द वी मतलब कि सी, तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आंसर है 3, सो डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डी एंड सी, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, अगर आप सारे भी चेक करोगे तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में, ठीक है, तो कौन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आंसर आ जाएगा ए। सो जो सी है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा, दैट इज ए। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एस, तो एस को फेस कर रहा है ए। एंड लास्ट है कि इसके अंदर आपको ऑड वन आउट बताना है, जी एफ फिर दिया है एस टी क्यू टी, देखो जी फिर एक छोड़ा एफ फिर है क्यू फिर एक छोड़ा टी, तो दैट इज एक एक का गैप आ रहा है, पर एस टी में कोई भी गैप नहीं आ रहा है, दैट इज जो एस टी है वो इसके अंदर ऑड वन आउट है, ठीक है, तो आपको वही बताना था। तो इस तरह से आपको रीजनिंग के अंदर सारे क्वेश्चन करने हैं। मेक श्योर कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड हो पजल्स के अंदर, बिकॉज इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जितने भी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आई थी सब में पॉसिबल कंडीशंस बन रही थी, ठीक है, यहाँ भी पॉसिबल कंडीशन बन रही थी, देन हमने देखा इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी पॉसिबल कंडीशन बन रही थी। तो ये जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस है उन सबको आपको कंसिडर करना है, लेके चलना है एंड देन ही सॉल्व करना है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।